बचपन में क्या बनना चाहते थे आप? किसी को भी ज़िंदगी में अगर ये ना पता हो कि वो फ्यूचर में क्या बनना चाहता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसको ये पता होना चाहिए कि क्या नहीं चाहिए। एक्टिंग इज वन ऑफ द थिंग्स जो आप करते हैं, लेकिन पैशनेट किस चीज़ के बारे में है? When I was growing up, honestly speaking, I didn't know what I wanted to be. इत्तेफाक से ही कमर्शियल्स वगैरह की ऑफर्स आना शुरू हो गई। मुल्क से बाहर शूट कर रहे हैं, सिंगापुर में कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, डॉलर्स में भी पे कर रहे हैं आपको, यही कर लेते हैं, ये करके देखते हैं। तो इस तरह ये रास्ता बना। उधर भी मेरी इंक्लिनेशन नहीं थी। आई थिंक मेरी जिंदगी में दो चीजें, एक ये दूध पत्ती चाय और एक मेरा जिम। उसके अलावा बाकी सब चीजें जिम्मेदारियां, ये दो चीजें जो मैं अपनी पसंद की करता हूँ। बहुत सारी हार्श रियलिटीज देखी है मैंने लाइफ में। माय फादर डाइड व्हेन आई वाज लाइक 19-20 इयर्स ओल्ड। आई हैव बीन मेकिंग ऑल दीज इंपॉर्टेंट डिसीजंस लाइफ के बहुत यंग एज पे। एक बहुत ही इंडिपेंडेंट आदमी हो गया। तो मैं चीजों को जब एस्टैब्लिश करने की सोचता हूँ, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो या कोई और चीज हो, तो सॉलिड डिसीजंस में बिलीव करता हूँ मैं। लड़कों की अपने फादर्स के साथ जो डायनामिक्स होती है ना, वो कॉम्प्लिकेटेड होती है। बट यू मेंशन कि आपकी अपनी मदर के साथ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप थी। व्हाई वाज दैट? आई डोंट नो, शी वाज मतलब उनके साथ वो रिलेशनशिप नहीं थी बॉन्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। इनिशियली व्हेन माय फादर वाज अलाइव, जो फादर के साथ, आई ग्रू वेरी फॉन्ड ऑफ माय मदर विद टाइम। वालिद साहब के बाद इसमें ये बात नहीं थी कि वो अच्छी नहीं थी, वो थोड़ी सी सख्त मिजाज थी। जब मुझे रियलाइज हुआ कि उन्होंने बड़ी सैक्रिफाइस दी है लाइफ में, शी वाज अ वेरी हेडस्ट्रॉन्ग वुमन। आई वाज फॉर्चुनेट के वालदा थी मेरी, जिनसे मैंने ये बहुत कुछ सीखा है कि आप फाइट बैक कैसे करते हैं लाइफ के अंदर ना। जब आपकी तबीयत चेंज हो रही थी, आप थोड़े से रिलीजियसली इंक्लाइंड हो गए, थोड़े से, तो उसकी वजह से आपको अपने करियर में ओह यस, बिकॉज जो ब्रांड्स होते थे, मतलब छोटी छोटी चीजें कि टाइटल पे पिक्चर मत डालो, ब्रांड आपके पास इसलिए नहीं आ रहा कि बिकॉज आपकी पहचान सिर्फ एज एन एंटरटेनर नहीं है, और भी है। हाउ डज लव चेंज ओवर टाइम? आई थिंक इनिशियल लव इज जस्ट हार्मोनल। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड यू आर वाचिंग ऑन खुशा मैगज़ीन। आज जो मेरे मेहमान हैं, बड़े अरसे से हम कोशिश कर रहे थे कि उनके साथ एक मुलाकात हो और उनके सफ़र के बारे में और उनके बारे में जानें। फरहान अली आगा, आजकल उनकी फ़िटनेस के बारे में बड़ी बात होती है। हमने उनको तेरे बिन, यकीन का सफ़र, सुनो चंदा, जाल से उन्होंने स्टार्ट किया था। बहुत से ड्रामे आजकल गैर में हम देख रहे थे उनको रिसेंटली। सो द लिस्ट इज़ लॉन्ग। आई थिंक ही इज़ डन मोर देन 150 ड्रामास। इट्स बीन मोर देन 30 years दैट ही हैज़ बीन पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री। आज हम लकी हैं कि हमारे साथ वो मौजूद हैं। हम उनके बारे में जानेंगे और कोशिश ये होगी उनकी पर्सनालिटी के एक दो और हिस्से या उनकी ज़िंदगी के एक दो और हिस्से जिनके बारे में आज तक बात नहीं हुई है, उन पर हम थोड़ी सी बातचीत कर सकें और कुछ सीख सकें। अस्सलाम वालेकुम फरहान, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक हूँ। Nice to have you finally in the Thank you for inviting. Yeah. आपकी चाय कैसी है? बहुत अच्छी, मज़ेदार, बिल्कुल सही है जैसे जब मैंने चाय का पूछा तो सबसे पहला सवाल था पाउडर वाले दूध से, तो मैं कॉन्शियस हो गई। मैंने कहा हाँ, अब हाँ बोलना है ना बोलना है, बिकॉज कितनी टेक्निकल चीज़ है ना कि इस पे भी आप जज किए जा सकते हैं कि कौन सी वाली चाय पीते हैं आप। देखिए, अगर ज़िंदगी में मुझे कोई ख़रीदना चाहे ना किसी भी तरीके से, तो उस तरीके से तो नहीं खरीद सकेगा, ठीक है, लेकिन चाय की रिश्वत देके आपको खरीदा जा सकता है। ओके, एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ चाय? ये अभी तो ढाबे की चाय पी रहे हैं आप? ढाबे की चाय। सो यू नॉट फॉर द वो पाउडर के? No, नॉट एट ऑल। आई गो फॉर द ऑर्गेनिक स्टफ। एंड दैट्स नॉट जस्ट the organic fitness का point of view but also the taste wise? Yes, of course. It's a huge difference. Oh yes, oh yes. तो आपकी बेगम फिर फ्रेश आपके लिए बनाती हैं वाइफ आपकी चाय? हम लोग तो आजकल तो पिछले मेरे ख्याल से कोई 1-2 साल से तो नाश्ते में पका के चाय बनती है। वो दूध पत्ती वाली? Yes. ओह ओके, या वैसे वो तो हाईलाइट होता है। दूध पत्ती वाली चाय का ना मज़ा अपना होता है, एंड उसको एक एग्जैक्ट टाइम पे मुझे लगता है कि बंद करना होता है, उससे ज़्यादा करे तो फिर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। So lot of technicalities. आई थिंक मेरी ज़िंदगी में दो चीज़ें, एक ये दूध पत्ती चाय जो मेरी मर्जी की हो बिल्कुल, ओके, और एक मेरा जिम। उसके अलावा बाकी सब चीज़ें जिम्मेदारियां हैं, आप ज़िंदगी में करते हैं। ये दो चीज़ें जो मैं अपनी पसंद की करता हूँ। तो बचपन में क्या बनना चाहते थे आप? वी नो एक्टर तो आप बनना नहीं चाहते थे, ठीक है। देखें, किसी को भी ज़िंदगी में अगर ये ना पता हो कि वो फ्यूचर में क्या बनना चाहता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसको ये बेशक ना पता हो कि उसे क्या चाहिए लाइफ में, ये पता होना चाहिए कि क्या नहीं चाहिए। ओके, तो अगर इंसान नहीं को चाहिए था आपको ज़िंदगी में? बस जो चीज़ें ज़िंदगी में आती गई जो नहीं चाहिए थी, वो मैं नहीं करता गया। जहाँ मुझे लगा मैं कर सकता हूँ चीज़ को, उस डायरेक्शन में मैं चला गया। क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है उनके साथ बहुत बड़ा इशू है। दे डोंट नो वो किसी भी ग्रेड में पहुँचे हों, उनको ये सेलेक्ट करना। मेरे पास ना बहुत से यंग लड़के लड़कियाँ आते हैं, तो दे ऑलवेज हैव दिस क्वेश्चन, वी आर स्टडिंग बट हमें पता नहीं हम किस डायरेक्शन में जाएं, हमें नहीं पता हम क्या बनना चाहते हैं, हमें नहीं पता व्हाट्स रियली आवर पैशन, यू नो। मैं थोड़ा सा हमारी जो यूथ है ना अभी पाकिस्तान में, मेरी थोड़ी सी हमदर्दी भी है उनके साथ, बिकॉज अगर आप किसी ज़्यादा डेवलप्ड सिस्टम के अंदर बड़े हों तो उसमें बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं,
जो उनकी इंक्लिनेशन होती है, जो उनका टैलेंट होता है, कोई राइटर बनना चाहता है, कोई क्रिएटिव साइड पे जाना चाहता है, कोई बैंकर बनना चाहता है, कोई म्यूजिशियन बनना चाहता है, कोई कुछ और करना चाहता है, कोई चेस प्लेयर बनना चाहता है, तो उनको डायरेक्शंस मौजूद होती हैं। हमारे यहाँ हमारे एक कन्वेंशनल माशरे के अंदर यही देखते हैं कि लड़का है भाई, हाँ भाई कितने कमाते हो बेटा, क्या करते हो, फैमिली सस्टेन कैसे करोगे, तो वो बेचारों को उस प्रेशर में डाल देते हैं ना, तो वो इनिशियली लड़के ख़ास तौर पे वो उसी चक्कर में पड़ जाते हैं कि हमें फाइनेंशियल ब्रेक कहाँ से मिलेगा, कि हम फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी कहाँ से लेके आएँ, तो ऑप्शंस फिर लिमिटेड हो जाते तो हैं। वो अपने पैशन की तरफ कभी जा ही नहीं सकते। ऐसा होता है। टेक्स देम अ लॉन्ग टाइम। आई नो मेरे भतीजे हैं ऐसे जिनको मैं जानता हूँ, वो आर क्वालिफाइड मैकेनिकल इंजीनियर्स फ्रॉम अब्रॉड, बट उनकी इंक्लिनेशन क्रिएटिव साइड पे थी, बट दे बिकेम मैकेनिकल इंजीनियर्स बिकॉज दैट वाज द प्रैक्टिकल थिंग टू डू। तो ये कोई बहुत अच्छी बात भी नहीं है। मैं समझता हूँ कि अगर ज़िंदगी में आपको वो करने मिल जाए जो आपको खुशी दे और जो आप चाहते हैं, इससे बड़ी ब्लेसिंग कोई नहीं हो सकती। So what are you really passionate about? That's my question. That's my curiosity. Acting is part of your life. Is one of the things जो आप करते हैं, ठीक है? लेकिन passionate किस चीज़ के बारे में है फरहान अली आका? I don't know. I suppose कि generally because I speak from the heart, तो I can motivate people easily. और दूसरी बात वो गिफ्ट है और एक दूसरा मेरा जिम है जो पैशन है एक्चुअली में। ये मैंने एक पॉडकास्ट में भी कहा था पहले इंटरव्यू में। अगर आपका ये इनडायरेक्ट सवाल ये है कि एक्टिंग आपका पैशन है या नहीं है, नहीं मैं हाँ? नहीं वो मैं बात तो नहीं कर रही। आई अंडरस्टैंड एंड आई लाइक दिस व्यू दैट ज़रूरी नहीं है कि वो पैशन ही हो तो आप कर रहे हैं। इट्स वन ऑफ द थिंग्स दैट यू डू बिकॉज आप और उसके साथ और भी बहुत सी चीज़ें कर रहे हैं। सो इट्स अ जॉब दैट यू डूइंग। देखिए हम मूव ऑन करके उस पॉइंट से हम आगे बढ़ रहे हैं। When I was growing up, honestly speaking, I didn't know okay what I wanted to be. और मेरा जो बड़ा भाई है मुझसे तकरीबन 4 साल बड़ा है, he's a very successful banker, he's an IBA graduate, और मैं उसको देखता था तो मैं सोचता था कि यार चलो, जबकि मेरा लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट था उससे, मैं बहुत ही डिफरेंट आदमी था, तो मैं ये देखता था कि यार ये एक सेफ एंड कन्वेंशनल तरीका है कि आप कॉर्पोरेट सेक्टर में चले जाएं, यू क्लाइम द कॉर्पोरेट लैडर एंड यू एंड अप बीइंग सेफ एट 35 एंड इस तरह हो। मगर आई सपोज वो भी नहीं था मेरी किस्मत में, क्योंकि मैंने एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंटर्नशिप की थी, तो उनका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम कंप्यूटर में गड़बड़ थी, जिस पे उनको हज़ारों डॉलर्स का मंथली नुकसान हो रहा था। वो मैंने एरर पकड़ लिया था अपना कंप्यूटर से एज एन इंटर्नी, तो उन्होंने मुझे इंस्टेंटली जॉब ऑफर कर दी कि यू कम ऑन बोर्ड। इतना $70,000 का कोई चक्कर था कोई मंथली, तो उन्होंने कहा आपको हम जॉब देते हैं। तो मैं कहा नहीं, मुझे वो जॉब दो जो MBAs को देते हो, जो हायर करते हो। तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारे पास उसकी ओपनिंग नहीं है अभी, हम आपको एक सर्टन लेवल से दे सकते हैं। तो मैंने उसको कैलकुलेट किया, मैंने कहा यार अभी इस लेवल से फिर मैं ग्रो करता हुआ आगे जाऊँ, तो मुझे समझ में नहीं आई। फिर उस ज़माने में ये इत्तेफाक से ही कमर्शियल्स वगैरह की ऑफर्स आना शुरू हो गई। अब वो कमर्शियल्स आपको पता है पहले कैसे होते थे कि हम यहाँ मुल्क से बाहर शूट कर रहे हैं, कि सिंगापुर में कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं। तो बोला यार अच्छा वो डॉलर्स में भी पे कर रहे हैं आपको, यही कर लेते हैं, ये करके देखते हैं। वो बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। हाँ, तो इस तरह ये रास्ता बना। उधर भी मेरी इंक्लिनेशन नहीं थी, क्योंकि मैं तबीयतन एक, जितना मैं अभी हूँ ना आपके सामने, मैं बहुत चेंज हुआ हूँ। मैं एक बहुत ही रिजर्व्ड किस्म का, शाय, इंट्रोवर्ट किस्म का, तबीयतन तो मैं अभी भी इंट्रोवर्ट हूँ। मैं सबसे ज़्यादा जो इन्जॉय करता हूँ अपनी कंपनी करता हूँ, अकेले। आई नेवर फील बोर्ड अकेले। आप मुझे सारा दिन घर में अकेले छोड़ दें, मैं खाना भी पका के खा लूँगा, वो ऑमलेट शॉमलेट बना के टीवी भी देख रहा हूँगा, एंड आप कभी भी फील क्या बोरियत है, ऐसा कोई सीन नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो जो मीडिया के लोग होते हैं बेसिकली राइट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, उनको तो ज़रा वो एक्सट्रोवर्ट तबीयत सूट करती है, आउट देयर यू नो एवरीवेयर। बट हु न्यू कि आप कैमरा आपका सेकंड नेचर बन जाएगा लाइफ में, और आपके पीछे पीछे होगा, आप जहाँ भी जाएंगे। उससे आप जान नहीं छुड़ा सकेंगे। नहीं छुड़ा सकेगा। ओके, लेकिन आपने बताया नहीं कि पैशन किस चीज़ के बारे में। सो जिम, यू आर सेइंग जिम एंड मोटिवेशन स्पीच, राइट? दो चीज़ें। I would say that. If I had an option right now, तो I would open my own gym. तो क्यों नहीं कर रहे आप? इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए। कर लूँगा, बस मैं हर चीज़ में ना बहुत सारी हार्श रियलिटीज़ देखी हैं मैंने लाइफ में। My father died when I was like 19-20 years old. तो I've been making all these important decisions लाइफ के बहुत यंग एज पे। तो मैं बहुत इंडिपेंडेंट सोच का, तबीयत का, डिसीजन मेकिंग में और
एक बहुत ही इंडिपेंडेंट आदमी हो गया। तो मैं चीज़ों को जब इस्टेब्लिश करने की सोचता हूँ, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो या कोई और चीज़ हो, तो सॉलिड डिसीजंस में बिलीव करता हूँ मैं। ओके मैं ये नहीं बिलीव करता कि आप किराए पे कोई जगह लेके कोई जगह खोल लें, बाद में वो कल को आपके पास आ जाए और बोले यार जगह खाली कर दें। जो भी डिसीजन लो सॉलिड करो, उसकी फाउंडेशंस होनी चाहिए ज़मीन के अंदर जो आपको निकाल ना सकें। तो मैं लॉन्ग टर्म सोचता हूँ आजकल चीज़ें। ज़िंदगी ने ये सिखा दिया है। बनिस्बत के टाइटैनिक से आइसबर्ग को स्टीयर करो, ये दूर से ही देख लो भाई, आइसबर्ग नज़र आ रहा है। रास्ता चेंज करो। हाँ ओके हाँ। सो यू डूइंग ऑल दिस प्लानिंग इन योर हेड, और जब वो सब सेट हो जाएगा कि हर चीज़ आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हो, तो आप ये करेंगे इंशाल्लाह। आई थिंक वो टाइम दूर नहीं है। और मैं अपने बच्चों को भी ये सिखाने की कोशिश करता हूँ कि लुक अहेड, ऑलवेज थिंक अबाउट द डिसीजन यू मेक, उसकी एंड क्या है। इस तरह फिल्म का एंड होता है कि तुम आज कर रहे हो, ये इसका एंड क्या निकलेगा, क्या क्या वर्स्ट केस सिनेरियोज हो सकते हैं, उसको सोच के करो। डाउन साइड पहले सोचो। कहाँ से पढ़ा हुआ है आपने? मैंने हबीब स्कूल से। ओके एंड फिर क्या पढ़ा आपने कॉलेज में? फिर मैंने इंटर साइंस किया था, फिर बीकॉम किया, फर्स्ट क्लास बीकॉम किया था मैंने। और फिर मैंने आर्टिकलशिप की थी फोर्ड रोड्स, रॉबसन एंड मॉरो से सीए की, क्योंकि मैं आपको बताया ना भाई को देख के आई वाज थिंकिंग कि आप भी कोई कॉर्पोरेट करें। मगर फिर इतना गॉट बोर्ड, जब हम वो आर्टिकलशिप कर रहे होते थे तो कहता था यार ये हम ये फर्नीचर गिनेंगे, इन्वेंट्री, दिस इज़ लाइफ। वो आते थे बेचारे, दूसरे आते थे वो यंग स्टूडेंट्स बाइकों पे, कोई होंडा 70 पे आता था, कोई 100 पे आता था, मैं 750 पे आता था। हैवी बाइक थी मेरे पास एक। अब कोई आपस में कोई इंटर, हाँ क्योंकि मैं इतना फर्क ना वो, हाँ मतलब वो मेरी सोच ही डिफरेंट थी बिल्कुल। तो वो घर वालों ने भी कभी, पेरेंट्स ने कभी एज सच कभी फोर्स नहीं किया कोई चीज़ करने के लिए। मेरे दोस्त यार बड़े ज़बरदस्त थे और बड़े रिलायबल, आपके लिए जान भी देने को खड़े हो जाएं, ऐसे दोस्त थे मेरे, चंद आज भी हैं। तो मुझे समझ ही नहीं आती थी कि मैं इतना कन्वेंशनल सा एक करियर कैसे परसू करूँगा। फिर आई सपोज एट दैट टाइम नोबडी न्यू। जब मैं शादी भी मेरी जब हुई थी तो मेरे ससुर जी ने मुझसे पूछा था कि ये एक्टिंग करते हो बेटा, यही करोगे? तो उनको भी शायद पता नहीं था कि आगे जाके ये इतने बड़े बड़े नाम गूगल पे आ जाएंगे और वर्ल्ड फेमस हो जाएंगे और मीट एंड ग्रीट्स पे जाएंगे और स्टेट लेवल कॉन्टैक्ट्स होंगे और ये होगा वो होगा। आई गेस नोबडी हैड एन आइडिया, क्योंकि फेम का एक पावर तो है ना उसके अंदर भी। अब तो बहुत ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई। तो और अगेन एंड यू हैव, इफ़ यू हैव हेड ऑन योर शोल्डर्स, तो फिर तो आप उससे और फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है। तो और अनटेंटेड अगर आपकी रेपुटेशन हो, अच्छी हो, तो इट गोज़ अ वेरी लॉन्ग वे। तो कहने का मतलब ये है कि ज़्यादातर चीज़ें मेरे साथ हुई हैं रादर देन कि मैंने आई मेड देम हैपन। आई जस्ट डिड नॉट ऑप्ट फॉर या कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन द थिंग्स कि जो मैं नहीं करना चाहता था। तो आपको क्यों अन करना पड़ा फादर के जाने के बाद? इज दैट द टाइम जब आपकी ज़िंदगी में चेंज आया? देखिए क्योंकि आपके बड़े भाई तो थे, बड़े भाई की अलग ज़िंदगी थी ना। माय मदर, 3 भाई, तो all three of you had to work then at that time? My elder brother was well established at that time when my father died, but he was married, he had his own life. हाँ घर बर था, सब चीज़ थी। My mother used to work as well. वो एक एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी थी पहले से। She used to work. She had an executive career. ठीक है। वो एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी थी और आफ्टर दैट शी वाज वर्किंग फॉर अ व्हाइल। बट नेचुरली आप घर बर होना, वो सब चीज़ें काफ़ी तो नहीं है। आपको एक, हर इंसान अपनी एक इंडिपेंडेंस चाहता है और आपकी एक अपनी डायरेक्शन होनी चाहिए, तो इस वजह से। बट अब तो खैर बहुत ज़माने भी चेंज हो गए हैं कि वो जो लोग पहले जिन करियर्स को सेफ समझते थे, 9 to 5 जॉब्स को, अब तो आउट ऑफ द बॉक्स वाले करियर्स आ गए हैं बहुत सारे। अब तो हर चीज़ करियर बन सकती है एक्चुअली। बन सकती है। तो बस वो एक इनिशियल स्ट्रगल थी। तो मुश्किल था उस वक्त आपको थोड़ा सा हुआ कि मैं इस यंग एज पे मुझे ये क्या ज़िंदगी में करना पड़ा है? थोड़ा एक तो यंग एज, दूसरा उसके बाद एक करियर जो आपके लिए मटेरियलाइज हो रहा था। उस वक्त इंडस्ट्री डेवलप हो रही थी, मुशर्रफ साहब के बाद हुई, जो चैनल्स वैनल्स आए थे, उसमें इतनी स्टेबिलिटी थी नहीं। और फिर उसके बाद एक ऐसा करियर जो लोग इतना रिस्पेक्ट भी नहीं करते थे, मतलब लोग सीरियसली नहीं लेते थे कि जब आप बताएं कि अब एक्टर हैं तो वो कहते थे अच्छा और क्या करते हैं उसके अलावा। अब तो एक्टर्स SUVs में आते हैं ना, तो वो मामला चेंज हो गए, लेकिन उनको पता थोड़ी था कि ये आगे जाके ये होगा। तो अब तो गेम चेंज हो गई है। तो लेकिन फिर वो भी एक टास्क था। और आपको ज़ाहिर बात है, मेरे साथ तो ये हुआ कि ज़िंदगी में जिस डायरेक्शन में आपके लिए डोर्स खुलते हैं, आप उसी डायरेक्शन में जाओगे। या दरवाजे खोल रहे थे तो आप कंटिन्यू रखते रहे। फिर मैंने कंपैरेटिव बॉडी बिल्डिंग भी की थी,
यू वर मिस्टर कराची आल्सो। मिस्टर कराची मैंने जीता था अपनी वो weight ख्याल class में। कैसे आया कि मैं ये करूं? जिम में अच्छी फिजिक बन गई थी तो कोच जो था जिम का, उन्होंने सजेस्ट किया कि आप पार्टिसिपेट करें। अल्लाह उनको ज़िंदगी दे यार, उन्होंने अगर आज वो हयात हैं या नहीं। सिकंदर बलोच साहब थे, वो मिस्टर सिंध थे उस ज़माने के, Okay. 1970s के। तो ही वाज इन चार्ज ऑफ द जिम। ये किस साल की बात है? ये 1990। ओके, तो तो उस वक्त तक आपने ड्रामे नहीं स्टार्ट किए थे, इसका मतलब है? नहीं, छोटी मोटी मॉडलिंग्स करता था, हाँ। कमर्शियल्स और ओके, फोटो ड्रामे शूट्स उसके करता बाद था। हुए। हाँ हाँ। ओके। तो वो उन्होंने कहा कि तुम compete क्यों नहीं करते हो। तो 2 कॉम्पिटिशन्स मैंने किए थे। एक टाइनी टॉट्स का कंपटीशन था, फर्स्ट वन, वो क्या उसमें थर्ड आया था मैं। What did वो it यंगस्टर्स का involve? था बिल्कुल, तो उसमें था अंडर क्या? 18 का। बस Weight- वो एक लीग थी। bodybuilding? जी जी अच्छा। जी जी, ऑन स्टेज बॉडी बिल्डिंग का। तो उसमें मैं थर्ड आया था। फिर इसमें मैंने अपनी वेट क्लास में जीता था। लेकिन फिर उसके बाद आपने कंटिन्यू नहीं किया ना? उसमें छोड़ कुछ दिया? था ही नहीं ना, आप सस्टेन कैसे करते। वो तो मुझे So it कहते was थे just कि हम आपको something. यूएस लेके चलेंगे, यूएस में compete करो। तो लेकिन सस्टेनेबिलिटी नहीं थी ना। अब मैं आई वाज लाइक 90 में, आई वाज लाइक 21 22 इयर्स ओल्ड। तो मैं आई वाज थिंकिंग कि अब मॉडलिंग में एक झटके में पैसे आ जाते थे। Yeah. तो आप ये सोचते थे ना कि आपको पैसों की तो ज़रूरत होती है ना, आप चाहते हैं कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। तो दोस्तों के साथ उठते बैठते हैं, आपको पैसों की ज़रूरत होती है। व्हाई वुड यू बॉदर योर मदर कि वो आपको करें। वैसे भी आपको फील होता होगा कि अब तो वो भी सिंगल हैं, तो आप उन पे क्यों प्रेशर डालें, you know? मेरी अम्मा बेचारी, शी यूज्ड टू वर्क एंड अच्छी जॉब थी उनकी बहुत, और वो घर आके खाना बनाती थी। शी वाज अ ग्रेट कुक। खाना देती थी, प्लेट में डाल के कमरे में देती थी। बकरे उठाए हुए उन्होंने आपके ऊपर। हाँ, और जो रेजिलियंस है ना मेरी तबीयत में, जो बाउंस बैक करने की एबिलिटी है, जो फाइटिंग स्पिरिट है, दैट आई हैव इनहेरिटेड फ्रॉम माय मदर। सो यूजुअली लड़कों की अपने फादर्स के साथ जो डायनामिक्स होती है ना, वो कॉम्प्लिकेटेड होती है। फादर आई वाज, बट यू मेंशन कि आपकी अपनी मदर के साथ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप थी। yes. व्हाई वाज दैट? आई डोंट नो, शी वाज, फादर का तो मैं लाडला था। ओके, बचपन से तीनों में से आप लाडले थे। और मदर, आई डोंट नो कि मतलब उनके साथ वो रिलेशनशिप नहीं थी बॉन्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इनिशियली व्हेन माय फादर वाज अलाइव, जो फादर के साथ थी। फादर तो मेरे ऐसे थे कि ही वाज इन द एयर फोर्स, फिर लेटर ऑन ही वाज अ बैंकर। वो तो मैं समझता हूँ कि रिटायर कर गए थे वहाँ से, एयर फोर्स से रिटायर छोड़ कर गए थे। जी। तो वो अगर आप उनको देख लेती ना, मतलब मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स जिनमें लड़के और लड़कियां सब होते थे, वो नाश्ते पे आते थे मेरे घर सुबह, जस्ट टू गेट अ ग्लिम्प्स ऑफ माय फादर लीविंग फॉर द ऑफिस। बहुत गुड लुकिंग थे। निहायत, और personality मतलब मेरी मदर wow. मुझे कहती थी कि तुम्हें 10% भी अपने बाप का नहीं मिला। ओके, मतलब ही वाज लाइक 6 फुट 2 इंचेस, लाइक गैगरी पेग की तरह। वाओ। एंड लाइक मुझे याद है कि वो किसी इंस्टीट्यूशन जाए, हॉस्पिटल जाए मिलने, मीटिंग आवर्स भी ना हो तो गार्ड शक्ल देख के दरवाजा खोल देता था। इतना उनकी पर्सनालिटी और का वेल ऑरा था। स्पोकन, पाइप लगा के, लंबे चौड़े, पॉलिश पर्सनालिटी। ही कुड बी लाइक द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। वाओ। और पढ़े लिखे और बातचीत के अंदर ग्रेट गाय। तो आपकी वैसे शक्ल वाइज आप उन पे गए हुए? थोड़ा सा आई एम द ओनली वन जो क्लोजेस्ट मिलता है अपने वालिद साहब से। लेकिन आपकी भी, अगर वो कहते हैं ना उठान होती है, क्या वो जो उर्दू में बोलते हैं, वो भी लाइक बॉडी वाइज ऑरा आपका भी उसी तरह का है, लाइक यू गेट दिस फीलिंग। ही वाज अ बेटर वर्जन आई वुड से। अगर वही तो मैं समझता हूँ, अगर हमारी इंडस्ट्री वाले उनको देख लेते तो 20 साल के लिए कास्ट कर लेते ओके, कि ये तो हमारे परमानेंट हीरो हैं। अरे मैं आपको बता नहीं सकता, तेरे बिन कुछ नहीं, बस वही होते हैं। मतलब मैं अपने वालिद को देखने के बाद मैं किसी से इम्प्रेस ही नहीं होता था। जो भी आपके पाकिस्तान में इम्प्रेसिव फिगर्स हैं शक्ल वाइज, मैं दिखता था, मैं अच्छा है, हीरो है, अच्छा। मतलब मेरे घर में ऐसा इंसान मौजूद था कि मैं, मेरे लिए नॉर्मल सी बात थी। ग्रेट, माशाल्लाह, सही हो he कि was आपको like- बाहर नहीं देखना पड़ा, आपके घर में ही आपके लिए रोल मॉडल। टीचर्स मेरे स्कूल की वो लेने आ जाएं कभी हाफ डे में, तो वो खड़े होकर देखने, दैट्स योर डैड, अगर ऐसे करके ना, ये वाला सीन था। तो आप कहते थे यस ही इज माय डैड। यस। हाउ डू यू थिंक पर्सनालिटी वाइज उन्होंने 2-3 चीज़ें आपके ऊपर छोड़ी जो आज तक आप अगर सोचे तो आप सोचें यार, ये जैसे आपने अपने अम्मी के बारे में बताया, नहीं ये 2-3 चीज़ें मुझे अपने फादर से ही मिली हैं। फादर से एक तो लुक्स मिली हैं, वो तो चले उसमें तो और दूसरी चीज़ जो सॉफ्टर साइड है मेरी नेचर की, वो मेरे ख्याल में मुझे फादर से मिली है। ओके, अगर वो आज हयात होते तो ये बच्चे मेरे बैठे हैं सामने, उनको अंदाज़ा नहीं हो, कंधे पे बिठाते हैं इनको। बहुत लाड उठाते वेरी ब्रेव मैन, assertive guy but with a very soft heart. I am not, मैं नहीं कहूँगा कि I have a soft heart. मैं तो बड़ा सोल्जर टाइप का आदमी हूँ। He has a soft heart or no? No? He's confused. मतलब मैं जहाँ मोहब्बत भी देता हूँ तो मैं कान भी पकड़ लेता हूँ साथ में कि क्यों नहीं किया ना ये चीज़। वो तो बहुत ही तो सॉफ्ट, कैसे स्पॉइल करते थे आपको? हर चीज़ पे हाँ।
अगर मैं बोलूँ कि बाहर यार, सूरज ये है तो वो बड़ी कहते थे कि ज़बरदस्त बात सूरज है। है। बाकी दोनों भाई काला झंडा लेके प्रोटेस्ट करते थे कि इसको दिला दिया, हमें नहीं दिलाया। सीरियसली? एक दफ़ा मेरे पास एक बाइक थी, हैवी बाइक, मैं उसको रोज़ सुबह धोता था, और वो धोने के लिए ना, साफ़ सुथरा करने के लिए इंजन को उस पर हम लोग मिट्टी के तेल या फ्यूल से धोते थे ताकि वो ग्रीस एंड ग्राइम उतर जाए। तो एक दिन मैं धो रहा था, वो गीज़र ऑन हो गया सामने, वो फ्यूम्स को आग लग गई, पूरी मोटरसाइकिल जल गई। Oh God. मैं भी जल गया साथ में, तो मेरे पैरों पे आग लग गई थी, तो वो पूरी जल गई राख, और जल के राख होके पड़ोसियों ने अपनी दीवार ऊंची करवा ली कि ये लोग डिस्ट्रक्टिव लोग हैं। तो लेकिन उसी दिन हमारी भी ना जला दे क्या चीज़। तो उसी दिन मैंने दूसरी बाइक अप्रूव करवा ली थी, और घर में प्रोटेस्ट चल रहा था कि इसको क्यों दिए पैसे दूसरी बाइक के, इसने जलाई भी और इसको दे भी दिए। तो बहुत, वो तो मतलब I was spoiled. Yeah, then you must have missed him so much. I really had a reality check after he died. तो you know, and a lot of friends of mine, हमारे थोड़े दिनों के लिए मैं कट ऑफ हो गया था सबसे। तो जो 90s में आप कह रहे हैं कि आप बहुत एज पे चले गए थे, एंड देयर वाज अ रियली डिफिकल्ट टाइम जब फैमिली भी परेशान थी, ये उसी के बारे में आप बात कर रहे हैं? और हुआ क्या था जो आप इतने ज़्यादा ज़िंदगी में थोड़े परेशान हो गए थे? देखिए, लाइफ में सेटबैक्स तो होते हैं ना डिफरेंट किस्म के। कोई फाइनेंशियल परेशानियां नहीं थी कोई भी ऐसी, लेकिन शायद मैं फादर से अटैच था, फिर उनको मैं बहुत सारी चीज़ों पे, उनकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी अर्ली इयर्स में, तो वो उनको मैं साइकोलॉजिकली भी सपोर्ट करता था, और वैसे भी फिज़िकली भी आई वाज देयर फॉर हिम। उनका ख्याल रखते थे आप? जी, तो उनकी वो तबीयत बीमार थे? हाँ, उनको थोड़े से थे इश्यूज। तो वो बाद में जब फिर उनको ये इंतकाल हो गया, तो बड़ा रफ किस्म का पैच था। मैं अटैच्ड उन्हीं से था। दो चीज़ें, एक वालदा से मैं इतना अटैच नहीं था, बट आई ग्रू वेरी फॉन्ड ऑफ माई मदर विद टाइम। व्हेन जब ये हालात हुए वालिद साहब के बाद, तो मैंने फिर मदर को देखा कि शी इज़, वो थोड़ी सी ना, वो उसमें ये बात नहीं थी कि वो अच्छी नहीं थी, वो थोड़ी सी सख्त मिजाज थी तबीयतन, और अब्बा बिल्कुल स्पॉइल करते थे। तो हाँ, तो जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने बड़ी सेक्रीफाइस दी है लाइफ में, शी इज़ बिन वर्किंग एंड वो सारी चीज़ों को लेके चल रहे हैं। मेरे बड़े भाई ने जो MBA किया था, उसमें भी मेरी माँ का बहुत बड़ा रोल था, वो सारा उन्होंने हैंडल किया था हर चीज़। तो आई थिंक वेयर माई एल्डर ब्रदर इज़ टुडे, ही शुड बी थैंकफुल टू हिज मदर हर लिहाज से। हाँ, क्योंकि ऐसी माँ थी तो ऐसी जगह पहुँचा है। शी वॉज अ वेरी हेड स्ट्रॉन्ग वूमन, और आई वॉज फॉर्चुनेट के वालदा थी मेरी, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है कि आप फाइट बैक कैसे करते हैं लाइफ के अंदर ना। तो बस देन हर एक का मैं वो एक मिसाल देता हूँ, कुछ लोग एग्री करते हैं मुझसे, कुछ नहीं करते हैं। मैं आमतौर पे कहता हूँ कुछ लोगों की ज़िंदगी होती है 1 2 3 4 5, और कुछ लोगों की होती है 1 7 11 9 3। जैसे 1 2 3 4 5 का क्या मतलब होता है? आप पैदा हुए, अच्छे घर में पैदा हुए, सब कुछ सही था, माँ बाप का साया सर पे, बड़े हुए, कॉलेज में पहुँचे, यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया, डिग्री तुमको मिल गई, माँ बाप ने बोला बेटा और क्या करना है आगे, वो कहीं और तुमने एडमिशन ले लिया। जैसे ही एडमिशन हुआ, बोला बेटा तो रिश्ता आया है, शादी करनी है, तो उसने बोला शादी कर ली। बाप ने बोला मेरा बिज़नेस है बेटा, वो तुम संभाल लेना, तो वहाँ से वो बिज़नेस में ट्रांसफ़र हो गया, शादी हो गई, पहले साल बेटा हो गया, तो ज़िंदगी एक नॉर्मल, इसको 1 2 3 4 5 कहते हैं। वो 10 फिर चलती जा रही है एक नॉर्मल कन्वेंशनल ज़िंदगी, व्हेन एवरीथिंग fell in place. I wasn't one of them. I had to struggle in my initial years. Really struggle. Like what sort of struggle? And even in my career. इसलिए मैं आपसे initially कह रहा था when you were preparing for the interview कि मैं कभी-कभी देखता हूँ थोड़ा सा disappoint word तो hard हो जाएगा. I don't want to be hard on the media. कि थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है कि जब लोग ज़्यादा बहुत mundane level पे जितनी बातें करते हैं, उनको वो highlight करना ज़्यादा आसान और अच्छा समझते हैं, एंड दे गेट्स अ लिटिल हेजिटेंट टू हाईलाइट सीरियस स्टफ इन लाइफ। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें ये चीज़ें गोरों से सीखनी चाहिए कि वो लोग बड़ा ओपन होकर बात करते हैं। जैसे मैंने ओपरा विनफ्री वगैरह के शो की मिसाल दी, तो वो हर एस्पेक्ट को लाइफ के टच करते हैं। ऐसा होना चाहिए हमारे मीडिया को, क्योंकि मैंने फील किया था इनिशियली, क्योंकि मैंने तो अपने प्रोफेशनलिज्म से, स्किल से और टैलेंट से वो ग्लास ब्रेक कर दिया। वरना जब शुरू में मैं थोड़ा सा सोशल साइड पे भी गया था ना, ये जो मोटिवेशनल साइड पे और रिफॉर्मिस्ट की साइड पे, तो वो मेरे लिए हर्डल्स क्रिएट कर रही थी इन माय करियर, बिकॉज वो उसको समझ नहीं आ रहा था मीडिया को कि हम इसको एज एन एंटरटेनर लें या एज समथिंग एल्स लें। जब आपने मोटिवेशनल स्पीचेस, ये सब चीज़ें, जब आपकी तबीयत चेंज हो रही थी, आप थोड़े से रिलीजियसली इंक्लाइंड हो गए थोड़े से, तो उसकी वजह से आपको अपने करियर में ओह यस, बिकॉज जो
जो जो ब्रांड्स होते थे तो वो मतलब छोटी छोटी चीज़ें कि टाइटल पे पिक्चर मत डालो, या ब्रांड आपके पास इसलिए नहीं आ रहा कि बिकॉज आपकी पहचान सिर्फ एज एन एंटरटेनर नहीं है और भी है, तो उनको चाहिए एक एंटरटेनर खाली, क्योंकि आप एक रिलीजियस साइड पे समझिए ना, अब तो वो एक तरह का क्लैश हो जाता है, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। तो वो मेरे लिए एक एक्स्ट्रा बैगेज था कि यू हैव व्हाइल हैविंग ऑल द लुक्स एंड द कंटेम्पररी दैट यू हैव नेक्स्ट टू यू, same category, you could beat them, but they get an edge over you because you're doing something noble and they are not, because it's their direction just as an entertainer. So they bag those assignments or those brands, और वो ब्रांड आपके साथ बिकॉज उस चीज़ की वजह से शायद एसोसिएट ना कर, इसलिए नहीं कि वो नेगेटिव सोचते हो या पसंद ना करते हो, आई एम नॉट, वो नहीं कर रहा, लेकिन शायद दैट्स नॉट द नॉर्म कि प्रोफेशनल पब्लिक भी उस तरह नहीं एक्सेप्ट करती शायद, तो ब्रांड को भी एक कॉन्शियसनेस थी। हाँ, तो आई हैड टू ब्रेक दैट बैरियर एज वेल कि जिसको तुम नोबल समझ रहे हो, नोबल कुड बी अ वेरी क्रेडिबल प्रोफेशनल एज वेल। सो उस नोबिलिटी की वजह से आई ग्रू इन माई करियर नॉट ओनली एज अ टैलेंटेड पर्सन बट एज अ वेरी क्रेडिबल इंडिविजुअल, जिसकी वजह से इवन दो जस्ट बीइंग एन एक्टर, कि मैं आई एम नॉट अ प्रोड्यूसर, मैंने कभी अप एंड डाउन फेस ही नहीं किया लाइफ में बिकॉज ऑफ योर क्रेडिबिलिटी। ना कोरोना के टाइम, ना किसी और टाइम, ना जब टर्किश वो सॉफ्टवेयर चल रहा था, ना तब जब पैरेलल ट्रैक हो रहा था, मुझे कभी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आए ही नहीं 20-25 साल में, बिकॉज दे यूज्ड टू ट्रस्ट यू कि अगर फरहान ने अगर ज़बान दे दी है तो इसको पैसे पकड़ा दो सारे। ना किसी ने पैसे खाए मेरे आज तक, ना मुझे कभी कोई प्रॉब्लम हुई, बिकॉज उनको पता है कि अरे फरहान भाई ये दे दो यार फ़ौरन, ये वो नहीं करेगा। तो उनको ये अंदाज़ा नहीं हुआ कि क्रेडिबिलिटी गोज़ अ वेरी वेरी लॉन्ग वे। इसलिए जब मेरे पास आजकल जब ये 6-6 ड्रामे होते हैं ना, तो मैं इनको रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे पास कॉलें आती हैं बहुत कि ये 2 दिन दे दें, 3 दिन दे दें, निकाल के उनको यूँ बोल दें प्लीज़ हमें निकाल के दे दें। मैंने कहा भाई 1 मिनट रुक जाओ, आपको पहले बताया था ना जब मुझे हायर कर रहे थे कि मैं कौन हूँ और मैं क्या हूँ, तुमको भी पता है। तो मैंने कहा यार मैं सस्टेन कर रहा हूँ टैलेंट की वजह से नहीं, क्रेडिबिलिटी की वजह से, उस पर नहीं आओ यार। अगर बात करनी है वो चेंज नहीं कर सकता, आपस में कर लो बात, प्रोडक्शन टू प्रोडक्शन, अगर करते हैं मैं कर दूंगा, मुझे नहीं एक्सपेक्ट करो कि मैं किसी को झूठ बोलूंगा या मैं किसी को ये बोल के मैं आई डोंट डू दैट, आई डोंट। और मुझे पूरा यकीन है कि वो जो है वो शेर को कभी घास नहीं खिलाता, गोश्त ही खिलाता है। तो विद पैसेज ऑफ टाइम आई हैव लर्न टू बिलीव इन माई डेस्टिनी, इन माई नसीब, और ये कि अगर आप गलत नहीं हैं, आप अपना लवाजमात पूरे करते हैं, आपकी जो प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं आप पूरे हैं मेरिट्स पे, तो nobody can stop you from being successful। अच्छा, तो हम गोइंग बैक टू आपकी अम्मी का जो, बिकॉज आपने कहा कि नहीं आपके उनके साथ ताल्लुकात अच्छे थे, लेकिन फिर वो टाइम आया जब वो आपके बगैर खाना भी नहीं खाती थी, तो वो चेंज कैसे आया, कैसे आपने वो भी आपको ज़्यादा वैल्यू करने लगी, आप भी बहुत उनको वैल्यू करने लगे? जब ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, मेरी वालदा मुझे कहती थी कि ये नॉट इन अ बैड वे, कि ये जो है ना ये बदमाश, ये ही इज़ द ब्लैक शीप ऑफ आवर फैमिली, ये ब्लैक शीप जो है ना ये बड़ी ख़तरनाक वाली है, ये अल्लाह ही हाफिज़ है इसका, मतलब ये पता नहीं क्या करेगा, ये कोई धमाका करेगा, कुछ करेगा, ये किसी की सुनता नहीं है, रिबेल है और अपनी मर्ज़ी का मालिक है, इसको अपनी फ्यूचर की भी परवाह नहीं है कि पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा, ये होगा। तो जब ये ट्रांसफॉर्मेशन आई, जब मुझे थोड़ी सी मेरी जब ये रिलीजन की साइड पे इंक्लिनेशन हुई, ये रहमान और रहीम के प्लेटफॉर्म से, और इसके फाउंडर हैं बाबर चौधरी साहब, तो वो वहाँ पे मुझे जब मैंने उसको समझ के पढ़ना शुरू किया, तो मुझे थोड़ा सा ऐसे हुकूक लिबाद से रिलेटेड चीज़ों का पता चला जो आपको एज अ ह्यूमन अपने सेल्फ करेक्शन के थ्रू अपनी बुराइयों को या अपनी जो शॉर्टफॉल्स हैं आपकी पर्सनालिटी में, जैसे आपको एंगर के इश्यूज़ हैं, झूठ बोलने की प्रॉब्लम है या कमिटमेंट की इश्यूज़ हैं, आपकी पर्सनालिटी को ट्रांसफॉर्म करती हैं। जब व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग कि क्या यार पार्टी करना या ग्लैमर इज़ ऑल योर लाइफ, या वन डे एज अ मुस्लिम वी बिलीव कि हमारी अकाउंटेबिलिटी भी है, ठीक है ना, तो आपको सेल्फ अवेयर कर देती है कि ये सब चीज़ें क्यों करते हो, डू द राइट थिंग एंड हैव बिलीव कि जो तुम्हारे नसीब का तुमसे कोई नहीं छीन सकता। इसीलिए आप दुआ मांगते हैं उससे कि दुनिया में भी कामयाबी दे और आखिरत में भी, दोनों जगह। तो दैट मीन्स दोनों जगह, इट डजंट मीन एक जगह। जो भी सिर्फ एंड की बात कर रहा है दैट्स एन इनकम्प्लीट पैकेज। Both means both. Means you have do well in the world with credibility, with an untainted reputation, and you earn your hereafter as well. तो when you do something good,
तो आपकी एक रेपुटेशन बनती है। तो यही मेरे साथ हुआ कि मैंने फिर एक कमिटमेंट की अपने आप से कि मैं इन रूल्स को फॉलो करूँगा एंड आई विल ट्राई एंड बी गुड पर्सन, अ गुड सन एज वेल। और अगर मुझे कहीं शॉर्टफॉल नज़र आती है कि मुझे ये नहीं मिला या ऐसा नहीं हुआ, तो मैं अपनी शॉर्टफॉल्स को पूरा करने की कोशिश करूँगा रादर दैन कि पेरेंट्स को ब्लेम करूँ या किसी दोस्त को ब्लेम करूँ या किसी भी चीज़ पे। मैं सच बोलूँगा, बाकी अल्लाह मालिक है। तो वो मैंने जब करना शुरू किया तो वो ट्रांसफॉर्मेशन मेरी वालदा ने नोट किया। तो आप छोटी-छोटी चेंजेस आपने उनके साथ जो बिहेवियर था उसमें लाया? तो उन्होंने कहा बेटा खैरियत है, कोई ख्याल कहाँ होते हो बेटा, कोई पड़ोसी का घर तो नहीं देख लिया, मतलब समझा। तो इस तरह की बातें होती थी। तो नहीं नहीं क्या मतलब, आपने क्या 2-3 चीज़ें चेंज की उनके साथ? देखिए जो आप पहले रवैया नहीं करते थे। देखें, जैसे आप अच्छे से बात करने लगे उनसे। जैसे अल्लाह की किताब में कुरान मजीद में ये लिखा है कि माँ बाप से उफ तक ना कहो, उनको ना झड़को, ना आप उनसे वॉइस रेज करो, और उनके लिए पहलू झुकाओ हर कंडीशन में। पहलू मीन्स योर पर्सनैलिटी, नॉट योर बॉडी। उनके साथ नरम मिजाज, ताप उनकी फर्मा बरदार रहो उनके साथ हर लिहाज से। But youth ये में एक that is वाहिद, the most difficult thing to do. हाँ ये वाहिद रिश्ता है दुनिया में, और किसी भी नहीं बोला कि बेगम के साथ ऐसे रहो, दोस्त के साथ ऐसे रहो। ये रिश्ता है सिर्फ वाहिद, जिसमें आपने हम्बल रहना ही रहना है, चाहे कुछ भी हो। कन्फ्रंट नहीं कर सकते आप, जो करेगा वो उसको जवाब दे भाई, ठीक है। तो मैंने कहा यार आपसे जो होगा यस सर होगा, कोई मसला ही नहीं है। तो अम्मा ने नोट किया बेटा टाइम पे आ रहा है, यस यस बोल रहा है हर चीज़ में। तो वो जाहिर बात है, वो फिर वो बोलने लगी बेटा अच्छा क्या, तो वो देन शी सेड कि तुम जो कर रहे हो करो, आई एम राइट बिहाइंड यू। सही कर रहे हो यार, ये इसको चेंज कर दिया या अल्लाह, बहुत मुश्किल काम था। हाँ, तो हाँ बहुत खुश थी। तो फिर एक टाइम आया था कि वो इंतज़ार करती थी खाने पे, घर आप रात को आए तो अपना फिर वो क्या खाना है, ये कर दूं बेटा मेरे, ये कर दो। कोई बात करे तो खबरदार, मेरे बेटे के बारे में बोला खबरदार। तो फिर देखें किस्मत देखें, उन्होंने मेरे हाथों में दम तोड़ा। तदफीन भी मैंने ही की, सब कुछ मैंने किया, हर चीज़। अपने मरहूम सास की भी तदफीन मैंने ही की, नीचे भी उनको मैंने उतारा सब चीज़। तो ये सादत नसीब हुई है लाइफ में, बहुत बड़ी बात होती है। और तो मेरे हाथों में दम तोड़ा उन्होंने, वालदा ने। तो ये चीज़ें फिर नसीब हुई आपको बाद में। और बस वो जब चेंज आया, तो वो शुरू में जब आप किसी को बोलते थे ना, जब इंडस्ट्री में भी मैं आया तो मैं कहता था यार मैं इतने बजे आऊँगा, इतने बजे चला जाऊँगा। तो वो समझते थे ऐसे ही बोल रहा है, जैसे हमारे बाकी लोग ज़्यादातर करते हैं। तो मैं कहता नहीं भाई, मैं आई मीन इट। तो जब आपके एक दफ़ा तो ऐसा हुआ, एक प्रोडक्शन में एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ 20 लाख रुपए का, तो वो उसके साइन किया और उसकी पेमेंट्स हो गई, वो आधे रास्ते में रुक गया। मैं प्रोडक्शन हाउस का नाम नहीं लेता, लेट्स नॉट गेट देम इन्वॉल्वड। तो पेमेंट्स भी हो गई, तो उन्होंने कहा यार वी कैन नॉट कैरी ऑन द प्रोजेक्ट, और हमारी जो पेमेंट्स हो गई हैं वो हो गई हैं, वो वी नॉट अकाउंट होल्डिंग यू अकाउंटेबल फॉर दैट। एक्सक्यूज़ मी, क्या बात कर रहे हैं आप? टॉप प्रोडक्शन हाउस की बात कर रहा हूँ आपके। मैं कहा मैं अनअर्न पैसा नहीं खाता मेरी तरफ की। जी, मुझे CEO की तरफ से मैसेज आया, व्हाट डू यू मीन? मैं कहा व्हाट आई मीन इज आई एम गोना राइट यू अ चेक, आई वांट टू रिटर्न द मनी। एक्सक्यूज़ मी, उनकी समझ ही नहीं आया। मैं कहा अपना बंदा भिजवाएं, फिर बताऊंगा बाद में। बंदा भिजवाया, मैंने चेक दे दिया उनको वापस। उसके बाद he was the CEO of this company, still is. I'm sure if you will watch the program you will know. तो वो मुझे इस तरह करके करते हैं, सामने आते हैं तो वेरी सीनियर गाय, वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड, वेरी बिग नेम इन आवर इंडस्ट्री। यूँ करते हैं कि हाउ आर यू सर, क्या हाल है आपके, क्योंकि उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। तो मैंने कहा भाई मेरे नसीब का आप कैसे ले जाएंगे, जो मुझे मिलना होगा मिलेगा। और यकीन करें जो चीज़ भी मिलनी थी, कितने भी लोगों ने जज किया हो, रुकावट डालने की कोशिश की हो, टाइप कास्ट करने की कोशिश की हो, अवार्ड से रोकने की कोशिश की हो, किसी बड़े इवेंट्स में हिस्सा ना बनने की कोशिश की हो, उनके यस इन्होंने तो क्यों करते नॉट ओपनली बट क्यों करते अंडर करंट में, बिकॉज वो दे आई सपोज दे वर अ लिटिल हेजिडेंट कि अगर हम एसोसिएट करेंगे तो वी डोंट वांट टू इंडोर्स समथिंग एल्स। ये रिलीजियस पे आपकी इंक्लिनेशन के साथ था, रिलीजियस हो या सोशल हो, जो भी हो, वो थोड़ा सा हेजिडेंट होंगे उसमें। बट गुजरते वक्त के साथ उन्हीं लोगों के मैंने दिल, आंखें चेंज होते हुए देखे, मैंने देखे, एंड दे गेव यू द प्लेस बिकॉज ऑफ योर क्रेडिबिलिटी। तो मैंने उनको फिर समझाया इनडायरेक्टली, एड्रेस करके नहीं कभी भी, कि देखो ये क्रेडिबिलिटी भी तो उसी की दी हुई है, बिल्कुल, जिसको आप एक्नॉलेज कर रहे हो। जब मुझे कोई तारीफ़ करता था ना कि आप ये बड़े अच्छे हैं और आपने यूँ किया, आपने यूँ किया, मैंने कहा देखो जो भी मेरे अंदर खामियां हैं ना,
खामियां, शॉर्टफॉल्स वो मेरी हैं, और जो भी अच्छाइयाँ हैं वो उसकी हैं। उसको आप कभी क्लेम नहीं कर सकते कि ये आपको आपकी अच्छाई कितनी, जिस तरह आप शोहरत को कभी क्लेम नहीं कर सकते कि आपकी है, ये कभी नहीं, ये अल्लाह गिफ्ट देने होता है वाला अल्लाह की है। तरफ से। सही बात है। आई थिंक जो भी इसको क्लेम करता है कि मेरी ये नादान है, बचे, छीनी ना जाए। That's so और कभी scary. कभी शोहरत भी रह जाती है मगर बुरी रेपुटेशन के साथ, तो अचार डालेंगे उसका, क्या करेंगे? शोहरत विदाउट रेपुटेशन इज यूजलेस, इट बिकम अ ट्रॉमा फॉर यू, बिकॉज आपको जहाँ जाओगे वो जा रहा, तो वो So पता लगा 2 मीठे मीठे अल्फाज सुनने को मिलेंगे, तो दैट्स वेरी बैड, तो फायदा कुछ नहीं है इसका। तो इसलिए यू शुड ऑलवेज वर्क ऑन योर रेपुटेशन। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस इंसिडेंट जो आपने बताया, बिकॉज मुझे लगता है कि हमारे यहाँ एथिक्स की बड़ी कमी है, और हमारे यहाँ एज अ पर्सन जो आपकी वैल्यूज़ हैं उनको ओन करना, उनके साथ लिव करना बड़ा देखें, द मुश्किल है। ओनली मैसेज हियर इज आई एम नॉट प्रोपगेटिंग एनीथिंग, आई एम जस्ट सेइंग दैट कि इफ यू डू द राइट थिंग विद प्रिंसिपल्स, that's what I'm you will be longer lasting and you will sustain for a long time and you will get what you want. इसकी मिसाल दूं, वो मेरी सास मरहूमा इसकी मिसाल दिया करती थी जो मुझे बहुत पसंद है। रोड पे जा रहे होते हैं तो एक गाड़ी आती है, आपको तेज़ी से ओवरटेक करके निकल जाती है, तो मैंने बोला अरे इसको क्या हुआ यार, खैरियत है? वो जल्दी में आगे जाने के लिए, पता लगा आगे सिग्नल रेड हो गया, वो रुक गया वहाँ जाके, और आप भी ये पीछे वाला से भी, आए और हाँ। दोनों में आगे बराबर खड़े हो गए। और बोले बेटा भागे थे, क्या हुआ? तो दोनों वहीं पहुंचे हैं, तो वो जल्दबाजी का फायदा क्या हुआ शॉर्टकट लेने का? तो जिसने पहुंचना होता है उसकी मर्जी होनी चाहिए, पहुंच जाओगे। जो तुम्हारे हिस्से का है, नोबडी कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू। तो ये आपकी रिलीजियस इंक्लिनेशन कैसे हुई? व्हाट मेड यू गो टुवर्ड्स दैट साइड एंड व्हाट हैपेंड? आई डोंट नो, आई सपोज आई वाज Just lost. नो, आई वाज नेवर लॉस्ट। आई थिंक दैट्स व्हाई आई वेंट देयर। अगर क्योंकि मैं बहुत लॉस्ट, से लोग कहते हैं कि हम लॉस्ट, हमें समझ नहीं आ रही तो हम इस तरफ चले गए। यही तो बात है। तो हम देखें, यही वही मैं बात सुनना होती है। चाहती हूँ कि आप क्यों गए? देखें जो देखें, आप एक गाड़ी खरीदने जाते हैं, आप उसको जैसे देखते हो, अरे यार क्या गाड़ी है, बस दिल चाह रहा है अभी ले लूँ। दिमाग कहता है इसको, ये क्या कह रहा है? दिल कह रहा है आपको गाड़ी लेने के लिए, दिमाग कहता है पागल हो गए हो, CPLC चेक कराओ, चोरी की तो नहीं है, फिर ख़रीदना, पैसों का नुकसान हो जाएगा। तो जिस बात को दिल और दिमाग दोनों अग्री करें, वो सीधा रास्ता होता है। ठीक है? अगर खाली दिमाग को होगा तो अय्यार और मक्कार बनाएगा आपको, खाली दिल होगा तो जज्बाती बनाएगा, नुकसान उठाओगे लाइफ में। जिसको दिल और दिमाग दोनों ओके करे, वो सीधा रास्ता होता है। और उसकी तरफ से आई हुई जो भी बात है, उस पर दिल और दिमाग दोनों अग्री करते हैं। और जिन लोगों ने इस चीज़ को बचा के रखा होता है अपनी लाइफ में, जिन्होंने फॉर एनी बेनिफिट इन लाइफ अपने ज़मीर का सौदा नहीं किया होता और उसको ज़िंदा रखने की कोशिश करते हैं, कॉन्शियस को, तो आपको ये पता होता है लाइफ में, शायद जब आप लॉस्ट जिसको आप कह रही हैं, वो अगर आप इसको लॉस्ट कहती हैं कि रास्ता नहीं पता कहाँ जाना है, तो मैं मानता हूँ। लेकिन अगर आप इसको लॉस्ट कहती हैं कि मैं गुम गया हूँ, नहीं गुमा हूँ मैं नहीं है, तो जब सही रास्ता सामने आता है तो आप चूज़ कर लेते हो उसको। वही वाली बात कि ये नहीं पता कि क्या चाहिए, मगर ये ज़रूर पता है कि क्या नहीं चाहिए। तो जब सही चीज़ सामने आएगी तो वो हैंड इन ग्लव की तरह बैठ जाएगी। तो जैसे ही अच्छी चीज़ आपके सामने आएगी वो आपको अपील करेगी। तो ये वजह थी उस तरफ जाने की। मैं कि कोई भी लाइफस्टाइल गुजार रहा था, आसान लफ्जों में समझाएं। देखें आसान लफ्जों में था कि आपकी इनसाइड जो थी वो क्लीन थी, आपने उसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज समटाइम्स हम ना अपने अंदर स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो आपके अंदर कोई स्ट्रगल चल रही थी, जो इनर वॉइस है आपकी, उसको करप्ट ना होने दें। ओके, Let लेकिन व्हाट उनको मेड यू जिंदा गो रखें। टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन? दैट्स व्हाट आई वांट टू नो। ठीक है, फादर का लॉस हो गया, आप चैलेंजेस फेस कर रहे थे फाइनेंशियली, करियर नहीं समझ आ रहा था, यू फेल्ट कि हाँ मुझे कहीं जाना है लेकिन समझ नहीं आ रही, क्या उसकी ये वजह- सब चीज़ें नहीं, थी? नहीं, फिर इसकी व्हाट वजह मेड यू ये- गो, नहीं, और नहीं। व्हाट क्लिक्ड जब ये वाली बता- आजमाइशें तो जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं उनके पर आती हैं, वो आपको अपग्रेड करने के लिए होती हैं, तोड़ने के लिए नहीं होती। ठीक है, व्हाट डजंट ब्रेक यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। ठीक है, तो होता ही है कि जिन लोगों के अंदर ये साइड खुली हुई होती है ना, सच्चाई की अंदर इनर वॉइस जिंदा होती है, उनको ये ज़रूर पता होता है लाइफ में कि मैं सिर्फ यहाँ पैसे और दौलत कमाने नहीं आया, Okay, द पर्पस ठीक है। इज मोर देन दैट। सो ये वो सोच purpose, है, yes. ये सोच, दैट ये वाज मैं द सुनी थिंग थी। कि Okay. दैट जिस जो उस तरफ लेके गई तो ये कि मैं सोच क्यों आया हूँ आपकी दुनिया जहनी में। थी, हाँ, okay. अरे मैं ग्लैमर पार्टी करने के लिए आया हूँ सिर्फ, दैट्स इट। You were questioning. क्वेश्चनिंग कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ। तो सब जवाब मिल गए आपको, तो पता लगा कि अरे आए हो जवाब दो, इसलिए आए हो। तो देखो किसी के पास कुछ भी नहीं है ना, अगर मेरे जेब में 10 रुपये हो, कोई मुझसे मांगे आके, मैं निकाल के दे दूंगा, वाह बड़ी बात है, 10 रुपये चले गए जेब से और तो कुछ है ही नहीं।
जब 10 करोड़ हो ना जेब में तो 1 लाख निकालना मुश्किल हो जाएगा। सही बात है। तो जब अल्लाह सब कुछ दे ज़िंदगी में तब भी सही चीज़ का ही साथ दो। ये एक मेयारी इंसान की वो है, मर्द हो औरत हो, मुस्तस्ना इससे। अपने फैमिली से, अपनी कम्युनिटी से, अपने मुल्क से, जिन लोगों से मोहब्बत करते हो ऑनेस्ट रहो और अपने कॉन्शियंस का सौदा मत करो जस्ट फॉर अ शॉर्ट टर्म बेनिफिट। तो फिर भी मिल जाएगा अगर तुम्हारे नसीब में होगा। ये मेरी पॉलिसी है, दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। तो फिर आपने तर्जुमे के साथ कुरान पढ़ना शुरू जी जी फॉर मैनी इयर्स एंड नॉट दैट। देखो पढ़ तो अगर लें तो वो पढ़ लें, आपको नॉलेज आ गई, सही है। आप कोट भी कर देंगे, रेफरेंस भी कोट कर देंगे, सब चीज़ हो जाएगी। मगर दैट्स नॉट इनफ। लाइफ में जब आप अप्लाई करते हैं ना उसको, कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं मिसकमिट नहीं करूँगा, मैं अपने रिलेशंस को निभाने की कोशिश करूँगा, मैं मुल्क से ऑनेस्ट रहूँगा, मैं अपने छोटे से फ़ायदे के लिए किसी का नुकसान नहीं करूँगा, इस तरह की चीज़ें, इसको हुकूकुल बात कहते हैं आप। जब वो आप करते हैं लाइफ में, उसके आपको फिर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मिलते हैं। फिर ऐसे लोगों की मैं समझता हूँ कि पैसा और कामयाबी बाय प्रोडक्ट बन जाती है, जो उनके पीछे पीछे आती है, वो उनके पीछे नहीं भाग रहे होते। आज मैं समझता हूँ कि मैं उन चीज़ों की मिसाल देना नहीं चाहता, क्योंकि हर चीज़ में क्या डिस्कस करूँ कि आपकी ज़बान की भी वैल्यू हो जाती है। लोग आपके ऊपर इतने लगाने को तैयार हो जाते हैं सिर्फ आपके कहने के ऊपर, ट्रस्ट करके आपको, वरना कोई 1 रुपये पे किसी पे ट्रस्ट ना करे, क्योंकि उनको पता है ये आदमी कहीं नहीं जाएगा। अगर ये कमा लिया आपने तो बहुत कुछ कमाया है लाइफ में। अगर मुझे ये दिखाना पड़े कि ये मेरी प्राडो है और मैंने ये कमाया है लाइफ में, इसका मतलब आप खुद कुछ भी नहीं है। आपको इन सब चीज़ों से ऊपर होना चाहिए, सब कुछ होने के बावजूद। तो मैं अभी भी सेट के ऊपर मेरी कोशिश ये होती है, अल्लाह मेरी कोताहियों को दरगुजर करे, कि मैं एमडी ऑफ द कंपनी के साथ बिहेवियर होता है मेरा, मैं टॉप लोगों से भी मिलता हूँ, प्राइम मिनिस्टर से भी मिलता हूँ, टॉप ब्यूरोक्रेट, टॉप आपकी हर हायरार्की से मिलता हूँ। जो मेरा बिहेवियर उनके साथ होता है, जो हमारे सेट पे चाय बनाता है उसके साथ भी वो रवैया होता है मेरा। मेरी ये कोशिश होती है, हमारे घर के जो गार्बेज ट्रक आता है कंटोनमेंट का एक, मेरे बच्चों से आप पूछिएगा, उससे भी बाहर निकल के वो कचरे उठाए हुए होते हैं, उसने हाथ में, गले वाले मिलता हूँ उनसे और उनको भेजता हूँ। इसलिए जब मैं एक मैसेज करता हूँ, बेचारे गाड़ी घुमा के वापस आ जाते हैं कि फरहान भाई का कचरा नहीं उठाया घर पे, लेने के लिए आ जाते हैं। ये मेरी पॉलिसी है। तो सलूक बहुत अहमियत रखता है। Yes, and it doesn't make any difference. You still end up on the red carpet. You still enjoy the दूध पत्ती on the पठान के पठान के ढाबे पे। तो दोनों चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो आपकी विजन सोचें कितनी वाइड होगी लाइफ में, कि अनलेस आप एक उसमें रह रहे हैं, एक कवर के अंदर। So I saw this video जहाँ आप कुछ इनमेट से बात कर रहे थे, and I think that's the time I saw this like life in your eyes, वो passion। and मैं उस साइड के बारे में अवेयर नहीं थी आपकी, तो मैं वीडियो देख रही हूँ एंड यस, वो जो आप बात कर रहे थे वीडियो भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी, अब जो बात कर रहे थे वो भी इंटरेस्टिंग थी, लेकिन वो जिस पैशन से आप बात कर रहे थे एंड देन आप जितनी रवानी से वो आयत पढ़ रहे थे सूरत में से और फिर उसको कनेक्ट कर रहे थे, आई वाज जस्ट टेकन अबैक। ये एक्सपीरियंस कैसा था, वहाँ तक कैसे पहुँचे आप, कि आपने कैसे सोचा कि मुझे ये करना चाहिए? देखिए इसका क्रेडिट गोज़ टू दी रहमान रहीम का जो प्लेटफॉर्म है, वो एक वॉलंटरी प्लेटफॉर्म है और वहाँ पे यही चीज़ सिखाई जाती है, एजुकेट की जाती है कि जो आप बुनियादी अहकामात को, जो आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड हैं, जो को हुकूकुल इबाद आप कहते हैं, कि उनको आप सीख के अपनी ज़िंदगी से रिलेट करें। जैसे आप रमज़ान में आप रोज़े आते हैं तो रिलेट करते हैं तो रोज़ा रखते हैं ना। इफ़ यू डोंट रिलेटेड विद योर लाइफ, यू गॉट नथिंग टू डू विद इट। तो इसी तरह ग़ीबत करना या सच बोलना या माँ बाप का एहतराम करना, उन अहकामात को भी ज़िंदगी से रिलेट करो। तो जो चीज़ आपकी ज़िंदगी में नॉलेज की हद तक है ना, उसको आप भूल जाओगे। जो चीज़ आपकी ज़िंदगी से रिलेट हो गई वो नक्श हो जाएगी आपकी ज़ात में और उसको आप कभी नहीं भूलेंगे। इसलिए आप उसको रिकॉल भी कर सकते हैं, रिलेट भी कर सकते हैं, नरेट भी कर सकते हैं और एजुकेट भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बिकॉज दे बिकम अ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। एनीथिंग दैट आई हैव प्रैक्टिस्ड इन माई लाइफ फॉर द विल ऑफ अल्लाह I will never be forgotten. It's a part of my personality. And if you believe in life and death, कि कौन कह सकता है, इंग्लिश का जुमला है कि as inevitable as death कहा जाता है। तो जो भी जिंदा है जिसको मरना भी एक दिन। तो अगर हम इस रियलिटी में बिलीव करते हैं, हम आखिरत में बिलीव करते हैं, तो there is nothing wrong with enjoying everything in life
एंड ऑल्सो गेटिंग टू नो द डिवाइन। दोनों को जाने, इसमें कोई बुराई नहीं है, जाने तो सही क्यों आए हो दुनिया में यार, इसमें क्या बुरी बात है। और उस कौन सी चीज़ आपसे वो होल्ड बैक करती है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। आपके सामने हो, कौन सी बिजनेस क्लास में ट्रैवल नहीं किया, कौन से बड़े होटल में नहीं ठहरा, कौन से लेवल पे कौन से पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट से नहीं मिला, कौन से लेवल पे नहीं गया, किस किस से बड़े बड़े गोरों से भी मिला हूँ मैं, सेलिब्रिटीज से, मैं भी नाम लेना नहीं चाहता, कहाँ कहाँ क्या क्या एक्सपीरियंस नहीं किया, प्रोटोकॉल एक्सपीरियंस नहीं किया, सब कुछ कर लिया दीन के साथ रहते सब चीज़। हाँ, मतलब इन दी एंड तो आपको अगर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम सस्टेन करना चाहते हैं और बुरे वक्त में भी लोग आपसे मुंह ना मोड़ें, अगर आप ये चाहते हैं, तो देन यू हैव टू बी हम्बल एंड यू हैव टू फॉलो द पॉलिसी जो वो डिफाइन करता है। दैट्स अ बेटर वर्जन। बट ये पहली अपॉर्चुनिटी कैसे आई कि आप जाके लोगों से बात करें, उनको स्पीच दें, एंड हाउ इंटरेस्टिंग और स्केरी इट वाज, एंड हाउ इट वाज बिकॉज मेरे लिए जो है ना, इट वाज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज आई वाज इवॉल्विंग एज एन एक्टर एट दैट टाइम। आई वाज यंग, मैं 30s की बात कर रहा हूँ उस वक्त, अर्ली 30s की, 20-25 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। तो इट वाज, देखें, जो बात अच्छी अंदर जाती है वो निकलेगी ज़रूर। अगर आपने किसी की ग़ीबत सुन ली, सुनने का मतलब ये नहीं है, कान की बात नहीं कर रहा मैं कंसीव करने की बात कर रहा हूँ। अच्छा वो ऐसा है, तो आप किसी के सामने जिक्र भी ज़रूर करेंगे, वो ऑटोमेटिकली आपकी ज़बान पे आएगा कि मैंने सुना है वो ऐसा है वो क्या। तो यू कंसीव समथिंग गुड, गुड विल कम आउट, यू कंसीव समथिंग बैड, बैड विल कम आउट। तो जब आप वो बात का जो प्योरिटी है, जब आप वो कंसीव करते हैं, सुनते हैं, तो इट्स बाउंड टू कम आउट, यू विल नॉट इवन नो, ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा। तो पहला जब किया तो कैसा एक्सपीरियंस? पहला कुछ नहीं था, वो किसी जगह पे हुआ, जिक्र निकल आया, तो वो बातचीत शुरू हो गई, तो मैंने कोट कर दिया कि यार मैंने तो ये पढ़ा था भाई, इसमें ये हुआ था। तो देन इट बिकेम एन रेगुलर प्रैक्टिस, एक प्रैक्टिस बन गई। देन यू गॉट इनवाइटेड ऑन इवेंट्स इवन आउटसाइड इन द यूएस। क्योंकि वो जो इनमेट्स की था वो पाकिस्तान में तो नहीं था। हाँ, देयर वाज एन इवेंट अब्रॉड। आप इंग्लिश में ही बात कर रहे थे, लेकिन इस सारे प्रोसेस ने कोई इंटरेस्टिंग वाकया हुआ जो आप कोट कर सकेंगे, या कि मैं गया था, मैं देख रहा था और मैं इतना वो हुआ कि मेरी स्पीच से ये हुआ, या लोग मुझसे इस तरह, या लोगों को देख के कोई एक चीज़ सुना सकते हैं जब आप जाते थे, लोगों से बात करते थे, उनको दीन की समझ देते थे या उनको मोटिवेट करने की कोशिश करते थे, उस सारे प्रोसेस सिंपल वर्ड में जहाँ जाते थे, अगर आप उसकी बात उसके म्यार पे कर रहे हैं जो उसका म्यार है। हाँ, लेकिन हमें आपका किस्सा सुनना है ना। वही बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ कि जहाँ पे भी जाके बात की, डिबेट नहीं जीती, दिल जीते। मतलब वो जिन लोगों के साथ कभी बात हुई, उन लोगों ने अपने दिलों के क्या, घरों के क्या, हर चीज़ के दरवाजे खोल दिए आपके लिए। अच्छा। क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी है, ये दिलों को नरम करती है। हम वक्त के साथ रह के दुनियादारी में, अपने मफादात में लालची भी हो जाते हैं, सख्त भी हो जाते हैं, सेल्फिश भी हो जाते हैं। तो अगर आपका वो वाला दरवाज़ा खुला होता है ना, तो आपके दिल नरम रहते हैं। दिल नरम का क्या मतलब है? ये मतलब है कि आपने मेरे 100 रुपये देने, तो वो तो मैं अलर्ट हूँ कि राबिया ने मेरे 100 रुपये देने, कब दोगी कब दोगी कब दोगी। अब मैंने अगर आपके देने में करें, इंशाल्लाह हम बात करेंगे इसके ऊपर, तो वो बोथ साइड की विंडो खुल जाती है। आप हुकूक लेना भी जानते हैं और देना भी। इसी से तरक्की होती है और स्टेबिलिटी होती है और कामयाबी होती है। आज हमारे माशरे में क्या प्रॉब्लम है? बेईमानी की तो है। जब इंस्टेबिलिटी है, इंस्टेबल हालात होते हैं, तो लोग बेईमानी करके शॉर्टकट लेके, हर कोई बोलता है मैं किसी तरह 4 पैसे निकाल लूँ, मैं झूठ बोल के निकल जाऊँ, मैं 2 नंबर काम करके पैसे कमा लूँ, तो बरकत किधर गई? ख़त्म हो जाएगी। आपकी कभी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। स्टेबिलिटी नसीब से आती है, कैलकुलेशन से नहीं आती। तो इस चीज़ ने मुझे ये सिखाया कि जहाँ भी मैं गया, चाहे मैंने कितने सारे इस प्लेटफॉर्म से कितने कांग्रेसमैन के इंटरव्यू किए यूएस में, उनसे भी ये बातें करते थे और अपना उसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर देते थे कि इन द सेंस के पीस पे बात कर रहे होते थे, या आप अपना नेशन बिल्डिंग पे, कम्युनिटी वेलफेयर पे बात कर रहे होते थे। क्योंकि जहाँ भी आप अच्छी सोच होगी ना, वहाँ अच्छा अमल भी होगा ना। तो अच्छे अमल का हिस्सा सिर्फ ज़ात को बेहतर करना नहीं होता, सोशल वर्क भी है। गरीबों की मदद या कोई सेल्फलेस बात करना या सोशल वर्क करना। तो इस तरह हम ईदी होम चले जाते थे, कभी कभी कहीं चले गए, कभी कहीं जाके कर लिया। वो पेरेंट्स जहाँ होते हैं ना, लोग ईदी होम में लोग पेरेंट्स को छोड़ के चले जाते हैं, उधर चले गए। स्कूल्स चले गए, कॉलेजेस में मैं कितने गया हूँ, पाकिस्तान में भी, जो आपको स्पीच देने के लिए बुलाते थे इस प्लेटफॉर्म से। तो बात करते थे, उनको नेशनलिज्म पे मोटिवेट करते थे और उनको बताते थे कि बेटा तुम सिर्फ अपने लिए नहीं आए हो दुनिया में। अगर माँ बाप अपने बच्चों को ये सिखा रहे हैं ना कि बेटा MBA कर लो
और कुछ नहीं सिखा रहे, तरबियत नहीं दे रहे, तो जब वो बड़ा होगा ना, वो MBA करेगा, बेगम लेगा और साइड में हो जाएगा, तो वो ना माँ बाप का होगा, ना वो तुम्हारी कम्युनिटी का होगा, ना वो तुम्हारे मुल्क का होगा, वो किसी का भी नहीं होगा। जहाँ उसको अपना मफाद नजर आएगा वहाँ चला जाएगा। मेरे बच्चे ऐसे नहीं हैं, इनको पता है कि इनकी सोशल मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। मैं गलत होऊंगा तो शायद मुझे भी बोलेंगे कि आप क्यों कर रहे हैं, जाने दें, आप डोंट डू दिस। और ये और मुश्किल काम है कि आपके, अगर आप इस तरह का कोई काम कर लें अपने बच्चों के आगे, अगर फ़र्ज़ करें फ़ोन आए कि बाबा आपकी कॉल आई हुई है फलाने प्रोडक्ट पर, बोल दो मैं घर पे नहीं हूँ, तो बच्चा इज्जत करेगा? आप ये भी नहीं करते? नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं। पूछ लो सामने बैठा, कभी किया अभी? पूछ ले। नहीं, आई ट्रस्ट यू, आई बिलीव यू। अच्छा, आपने एक जगह बोला कि आपकी वाइफ ने आपको बहुत चेंज किया, कि आप बहुत डिफरेंट इंसान होते थे, लेकिन शादी के बाद यू टर्न इनटू एन एंटायरली डिफरेंट पर्सन। माय क्यूरियोसिटी इज कि आपकी तो लव मैरिज भी नहीं थी, अरेंज मैरिज थी, देन व्हाट मोटिवेटेड यू टू चेंज? ऐसा क्या करती थी वो, क्या किया उन्होंने कि इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं जी। एक एस्पेक्ट तो ये है कि आई गॉट मैरिड उसी जगह पे, प्लेटफॉर्म पे। वाई? बिकॉज उस्मा यूज्ड टू कम देयर, एंड जो मेरे अंदर ट्रांजिशन हुआ था उन अर्ली ईयर्स में, तो आई नीडेड समबडी, अ कंपेनियन, जो उस ट्रांसफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करे, विच इज़ नॉट एन ईजी जॉब जी। अब अगर मुझे कोई बोले कि यार हमने कुछ करना है, एक पहिया आपका लगाओ प्राडो का, दूसरा आपका लगाओ मोटरसाइकिल का, तो दोनों साथ नहीं चल सकते ऐसी गिर जाएगी गाड़ियों करके। तो देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस इन लाइफ। तो मुझे ऐसे कंपेनियन की ज़रूरत थी लाइफ में जो मेरे इस चेंज को अंडरस्टैंड करता हो, कि जो सेम पेज पे हो। तो इस तरह हमारा अरेंज अफेयर हुआ था, मामला जो कि दो फैमिलीज़ की इंटरेक्शन हुई एंड देन वी गॉट मैरिड। पहली बात तो ये। तो शादी होते ही ये सारे रूल्स बीच में आ गए। तो रूल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, बंदे माइनस हो गए। तो आप जब रूल्स पे चलेंगे तो आपको नुकसान कैसे हो सकता है? इमोशन से नुकसान होता है, पसंद नापसंद से होता है। जब भी लव मैरिजेस ब्रेक होती हैं ये होता है, इमोशनल प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों को। जो मोहब्बत की शादियां करते हैं, जो एक्सपेक्ट किया होता है वैसा निकलता नहीं है। बाद में पता लगता है लाइफ तो दूध और ढब रोटी और दही के बारे में। तो एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होते हैं, कहते हैं कि चांद तारे तोड़ लाऊंगा, बाद में मोटरसाइकिल भी बिठा के जा रहे होते हैं दो बच्चे। तो कैसे ज़िंदगी चलेगी? ज़िंदगी की कुछ रियलिटीज़ हैं। तो जो विजडम के फैसले होते हैं उसमें इकोनॉमिक्स भी टेकिंग केयर ऑफ होती हैं, मईशत, कि तुम भाई एक आदमी को अपने घर ला रहे हो, तुम उसकी टेक केयर भी कर सकते हो या नहीं, एक दूसरे को डंडे मार रहे होगे बाद में, क्यों जिम्मेदारी ले रहे हो? मत करो अगर नहीं कर सकते हो। शादी इज़ अ लग्जरी, अगर जिम्मेदारी उठा सकते हो तो उठाओ। बट लोग ये भी तो कहते हैं कि दोनों मिलके भी तो आगे बढ़ सकते हैं। बढ़ सकते हैं, मगर तो ये तो म्यूचुअली डिसाइड करोगे ना, तो बाद में फिर ब्लेम मत करना। करो, नथिंग रॉन्ग विद दैट। आपके सामने आई हैड नथिंग व्हेन आई गॉट मैरिड, आई हैव एवरीथिंग टुडे। और दूसरी बात ये है कि मैंने शुरू में ही बताया था इंटरव्यू कि मैं एक नहायत ही इंट्रोवर्ट तबीयत का आदमी हूँ। और उस्मा इज़ ऑपोजिट, शी इज़ वेरी आउटस्पोकन, इमोशनल एंड इजहार कर देना उसके लिए तो मुसीबत है कि अपने, अगर एक शी इज़ गोइंग थ्रू समथिंग तो उसको होल्ड बैक नहीं कर सकती वो। शी इज़ वेरी इमोशनल एंड एक्सप्रेसिव। तो कहते हैं ना ऑपोजिट्स, हाँ, तो ये वाली कहानी हुई। तो मेरा ख्याल है कि तो आप ओवरवेल्म नहीं हुए कि आप तो इतने इंट्रोवर्ट हैं और आप तो बात नहीं करते, वो आके एकदम से शुरू हो जाती होंगी? तो शुरू में तो आप होता था, आप नहीं हुए कि ये मैं कहाँ फंस गया? ऐसा नहीं, बिकॉज आई वुड एक्सपेक्ट अ मैन टू डू दैट, यू नो। नहीं, ऐसा नहीं हुआ कभी। इनफैक्ट अब तो मैं भी ऑलमोस्ट उस्मा की जैसा ही हो गया हूँ उसके साथ। So, वो आप पे असर कर गई है, आप उन पे असर नहीं किए। But I'm curious to know कि वो शुरू में क्या होता था, क्या आई अंडरस्टैंड कि आपने कहा कि जब मैंने रिलीजन को लिया और जब मैंने कहा कि ये करना है, तो आपने वो हुकूकुल इबाद वहाँ पे भी अप्लाई किया और उसका एक बहुत बड़ा रोल है कि आप चेंज हुए। लेकिन वैसे भी क्या चीज़ हुई कि आपने कहा यार ये सही कह रही है जो कह रही है, मुझे यही करना चाहिए? Did this thought come to your mind? देखिए, we both used to follow the same principles ना। एक चीज़ कॉमन हो गई बीच में, वो भी एक सेल्फ करेक्शन की प्रोसेस से गुजर रही थी, मैं भी गुजर रहा था। तो प्रोसेस में अगर बुनियादी चीज़ों को लोगे, अगर जैसे ले लो गुस्सा आने की प्रॉब्लम को ले लें आप, तो आप सोचें अगर दोनों सोच रहे हो कि मैं गुस्सा कंट्रोल करूंगा और मैं गुस्सा कंट्रोल करूंगी, दरगुजर करूंगी, तो लड़ाई होगी नहीं, फिर बेहतरी की तरफ जाएंगे। ये समझा रहा हूँ आपको। तो होता क्या है कि जो चीज़ भी आप अच्छी करने की कोशिश करते हैं, इवेंचुअली वो आपकी नेचर बन जाती है। मैं तो बड़ी आपसे इन्वेस्ट हो रही हूँ इस वक्त। आई थिंक यू आर सो लकी, माशाल्लाह, कुव्वत इल्ला बिल्लाह, टू बी गिवन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन कि वो भी, बिकॉज आपने इतनी की बात बोली है कि वो भी इस प्रोसेस से गुजरी थी, आप भी, कि आप भी गुस्सा कंट्रोल करें, वो भी। तो कितनी खूबसूरत आपकी रिलेशनशिप बन रही थी, यू नो। और यकीन करें, और ये किसी को नहीं मिलता है। आई थिंक दिस इज व्हाट यू शुड स्ट्राइव फॉर।
एवरीबडी शुड स्ट्राइव फॉर yeah, दैट, देयर इज नो अदर वे। मेरे कितने मैं आपके मेंटल लेवल या देखें सिचुएशन लेवल वही होना चाहिए। मेरे सेट पे अगेन नो नेम्स मेरे पास आते हैं, क्योंकि सेट पे जो साथ रहते हैं ना, आपको पता नहीं है क्योंकि आपको ये वाली साइड नहीं खुली हुई थी। जो सेट पे मेरे साथ होते हैं फॉर इयर्स एंड ईयर्स, लास्ट 10 years, उनको पता है ये किस टाइप का आदमी है अच्छी तरह। तो बहुत सारे अपने प्रॉब्लम्स लेके आते हैं मेरे पास, आपके सब मेन लोग जो हैं, हाँ रहने दें। तो वो मेरे पास एक कोई आया प्रॉब्लम लेके, तो अपने ही काउंटर पार्ट की वो बुराई कर रहा था। तो मैंने कहा रुक जाओ 1 मिनट, मैंने कहा रखना है रिश्ता या ख़त्म करना है? तो कह रहे नहीं। मैं कहा मोहब्बत करते हैं? हाँ। मैंने कहा रखना है ख़त्म करना है? कह रहे रखना है। तो मैंने कहा तू कंस्ट्रक्टिव बात करो, ये बेकार बातें क्यों कर रहे हो मेरे साथ? मैंने कहा इफ़ यू लव द पर्सन, रिजॉल्व की बात करो, ये बेकार, इनसे क्या फ़र्क पड़ता है? देखो मैंने कहा कोई देयर इज़ नो फैंटेसी, कोई एक फार्मूला नहीं है जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। रिश्ते में मूड स्विंग्स भी हैं, अच्छा बुरा वक्त भी है, दरगुजर भी है, एहसान भी है, सब कुछ है। उसके साथ ही सस्टेन करोगे, अगले को एक्सेप्ट करो विद द वीकनेसेस, एंड देयर इज नो परफेक्ट मॉडल। वी ऑल मेक मिस्टेक्स एंड वी ऑल करेक्ट आवरसेल्व्स। व्हेन यू स्टार्ट जस्टिफाइंग द मिस्टेक, दैट इज द टाइम आपका डाउनफॉल शुरू होता है, प्रोफेशनली भी और पर्सनली भी। जो मिस्टेक है उसको एक्सेप्ट करो और करेक्ट करो अपनी। हाउ डज लव चेंज ओवर टाइम? जो शुरू में एक मोहब्बत होती है, अट्रैक्शन होती है, I think initial love is just hormonal. बोरियत नहीं आती? Don't you get bored of the same person? देखें, यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं एक्चुअली जवाब दे दिया आपका। Initial love is more based on your mutual attraction. उसको तो मैं as such love define भी नहीं करूँगा। लव हमेशा साथ रहने से डेवलप होता है। Okay. और एक्चुअल लव मोहब्बत होती ही हुई है कि जहाँ आप दूसरे को उसकी कमज़ोरियों की और शॉर्टकमिंग्स के साथ एक्सेप्ट करें, चेंज करने की कोशिश नहीं करें। नहीं, चेंज जो है ना इंसान खुद करता है अपने आप को, कोई किसी को चेंज नहीं कर सकता। आप सिर्फ मोहब्बत दे सकते हैं, उससे मोटिवेट होता है इंसान चेंज होने के लिए, इनकरेज कर सकते हैं, ज़बरदस्ती कोई चेंज नहीं होता। इसीलिए उसके मामलात में भी कोई ज़बरदस्ती नहीं है, देयर इज़ नो कंपल्शन, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। समबडी चूजेस विद द विल, इफ द विल इज़ नॉट देयर द सबमिशन विल नॉट बी देयर। वो इसलिए आप किसी को कहते हैं ना मैंने तुमसे शादी तो कर ली मगर दिल से कभी कबूल नहीं किया, ये क्या है? ये इसका मतलब विलफुल सबमिशन नहीं है ना। तो जो भी करो विलिंगली सबमिट करो, फिर बी अ पार्ट ऑफ समथिंग, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो बड़ा कोई पर्पस हो, चाहे वो नेशनल इंटरेस्ट हो, कुछ भी हो, दिल से आओ। अगर फौजी हो दिल से खिदमत करो मुल्क की, पॉलिटिशियन हो पब्लिक की खिदमत करो, आप कोई और काम करते हो, सोशल वर्क करते हो तो जज्बे को ज़िंदा रखो। एक्टिंग करो तो भी पैशन से करो, फरहान अली आगा की तरह मत बनो, मैं तो कह रहा हूँ। अच्छा ये बताएं कि ऐसा क्या किया जनरेशन ने, पुरानी जनरेशन ने एक दो जो गुजरी हैं, कि आज की जो जनरेशन है उसको कमिटमेंट और शादी पे इंटरेस्ट हट गया है, डरते हैं शादी से, कमिट करने से डरते हैं। कभी सिचुएशनशिप की बात सुन रहे होते हैं हम, कभी एक और टर्म नज़र आ जाती है हमें, बिकॉज उन्होंने कहीं ये कंक्लूड कर दिया ऑन द वे। क्योंकि पिछली जनरेशन के जो पेरेंट्स थे ना, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, उनके पास फार्मूला नहीं था तरबियत करने का अपने बच्चों को। तो उन्होंने कहीं ये कंक्लूड कर लिया ऑन द वे कि शायद फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड सक्सेस इज़ द फार्मूला फॉर अ गुड लाइफ। तो रिश्तों की और मॉरल वैल्यूज़ की अहमियत बैक सीट पे चली गई। इसलिए रिश्तों में सस्टेनेबिलिटी इसीलिए नहीं हुई कि जब वो बुखार उतरता है ना, जिसको आप मोहब्बत समझ रहे होते हैं, तो फिर रिश्ता की किस बुनियाद पे खड़ा है? फाउंडेशन तो गई। अगर फाउंडेशन प्रिंसिपल्स के ऊपर है, माँ बाप की तरबियत के ऊपर है, रिश्तों को निभाने की कुर्बानी देने के ऊपर है, सैक्रिफाइस करने पे, तब रिश्ता सस्टेन करेगा। और ये आपको या तो हमारे माँ बाप के अच्छे लोगों की, पुराने लोगों की तरबियत सिखाती है, या आपका दीन सिखाता है। ये चीज़ हमने उस चीज़ को माइनस कर दिया, तो वो आहिस्ता 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 फेड आउट होती गई। और जब फेड होके, और अल्लाह भला करे, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ना किसी ब्रांड के मैं अगेंस्ट हूँ, बट अल्लाह भला करे फ़ोन वालों का कि उन्होंने वो पता लगा कि आप सोचें जो अपने मूड को फ्रेंड लिस्ट से देख रहा हो कि लाइक्स ज़्यादा आए नहीं आए, उससे मूड अच्छा और बुरा हो रहा हो, उसका होगा क्या? उसकी साइकोलॉजिकल स्टेट क्या है, मुझे ये तो बताओ। अरे अल्लाह के बंदे, अल्लाह की बंदी, क्या हो गया? तुम अपनी लाइक्स देख के मूड अच्छा करोगे अपना, और फ्रेंड लिस्ट देखोगे, वो फ्रेंड है तुम्हारा जो फेसबुक के ऊपर फ्रेंड लिस्ट में, दैट्स एक्चुअली योर फ्रेंड। और एक जो बैठा हुआ है कंप्यूटर लेके अपना, मैंने पहले भी कहा था पॉडकास्ट पे,
बैठा हुआ है हर जगह अपना ओपिनियन दे रहा है कि ये अच्छा आदमी है बुरा आदमी है सोशल मीडिया पे कमेंट्स में, और अपने घर का बिजली का बिल नहीं दिया हुआ, और ऐसी फिटनेस है कि 4 सीढ़ी नहीं चढ़ सकेगा, और आपकी भी ओपिनियन है एक। माशाल्लाह, ये कैसे हुआ भाई? ये किसने आपको राइट दिया कि आप किसी के बारे में ओपिनियन दे सकें? बिकॉज सोशल मीडिया बन गया है, इसलिए। तो वेयर इज़ योर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेयर इज़ योर सेल्फ चेक? सेल्फ चेक किधर है? आप मुझे बताएं, एक वेस्टर्न कंट्री में जिसको हम सबसे डेवलप्ड कहते हैं आजकल वेस्टर्न सोसाइटीज़ में, वहाँ जब पावर ब्रेक डाउन होता है तो क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है, नहीं पता आपको? नहीं, देखें आप, यूट्यूब लगाएं कभी, जिस वक्त पावर ब्रेक डाउन होता है, क्योंकि वहाँ कभी होता नहीं है, तो लोग शीशे विशे तोड़ के दुकानों में घुस जाते हैं। तो ये इतनी सिविलाइज सोसाइटी को क्या हो गया? तो इसका मतलब अंदर से सिविलाइज नहीं है। तो सेल्फ चेक क्या होता है कि एक आदमी लोगों के बीच में भी क्राइम नहीं करेगा, और जब अकेले होगा, ये रखा हुआ है मोबाइल, इसको भी चोरी नहीं करेगा। तो ये खौफ इसके पास कहाँ से आएगा? सिर्फ इसलिए कि उसको पता हो कि मैं जवाब दूं अपने अमल के लिए, और कोई चीज़ नहीं रोक सकती उसको। हाँ, नहीं रोक सकती। एज अ फादर डिसिप्लिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फ्रेंड होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके ख्याल में? दोनों। हाउ डू यू बैलेंस? कैसे नहीं होता कि कब जब आपका दिल चाह रहा हो कि हाँ एज अ फ्रेंड मुझे इस वक्त एज अ फ्रेंड मुझे उसके पास होना चाहिए, लेकिन पता है कि नहीं यार ये लाइन भी ड्रॉ करना ज़रूरी है। हाउ डू यू? डिसिप्लिन पे लाने के लिए फ्रेंड होना ज़रूरी है। ओके। ताकि वो दूसरा कान खुले रखे, सुनता रहे आपकी बात। हाँ, अगर आप उसके कमांडर होंगे तो वो नहीं सुनेगा, फ्रेंड होंगे तो सुन लेगा। और डिसिप्लिन सस्टेन करने के लिए ज़रूरी है। उनका डिसिप्लिन क्या है और हमारा डिसिप्लिन क्या है? हमारा डिसिप्लिन है कि बताते रहना, वी हैव टू बी डिसिप्लिन्ड अबाउट इट, कि चाहे कितना भी हो, करे ना करे, बताते रहो, बताते रहो। एक ना एक दिन बूंद गिरेगा, पत्थर में जगह बनाएगा। पर लेकिन इरिटेटिंग पेरेंट्स नहीं हो जाते जो मुसलसल बोलते रहे? नहीं, वो हम कैमोफ्लेज करते रहते हैं बोलना। हम बोलने को चेंज, कभी मैकडॉनल्ड खिला के बोलते हैं, कभी कुछ करके बोलते हैं, मीठा भी खिलाते हैं ना साथ में, आज हम करके फिर सब जाते हैं। तो और अपना उनका सारी टेक्निक्स बता रहे, अब दादा दे नो ओके, समझदार है। What do you love most about both of your sons? एक तो मुझे बड़ी अच्छी स्टेटमेंट लगी आपने उससे ऑफ कैमरा बोले थे, मेरे बाजू हैं दोनों, you know, that was a really beautiful statement. मेरे बच्चे दोनों सब कुछ करके भी, स्ट्रीट स्मार्ट होके भी, बिकॉज जो तरबियत हुई है उनकी, उसकी वजह से अंदर से अभी भी साफ़ है, दोनों हीरे हैं बिल्कुल। इस जो हमारे जो आजकल जो सोसाइटी का जो हाल है ना, उस चीज़ ने इनको अभी तक टच नहीं किया, एंड आई एम ग्रेटफुल टू अल्लाह फॉर दैट, एंड वट एवर वीव लर्नड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसकी वजह से भी बड़ा फ़ायदा हुआ। ऐसा लगता है कि जैसे आमतौर पे हम समझ रहे होते हैं कि हमने बच्चों को पढ़ा लिया या अच्छे कॉलेज में डाल दिया तो हमने अपना हक फ़र्ज़ अदा कर दिया। तो ऐसा नहीं होता। अगर आपने उनको अच्छा इंसान बना दिया तो एक्चुअली आपने अपना फ़र्ज़ अदा किया है, क्योंकि फिर वो माशरे में जाके गलत काम नहीं करेंगे। आपने उनको अगर एक और मॉन्स्टर क्रिएट करके छोड़ दिया माशरे में, जो आपके नाम को भी डुबोएं और माशरे को अलग डिस्टर्ब करें जाके, तो कि आपने कोई इतना बड़ा काम नहीं किया। दैट्स व्हाट वी शुड फोकस ऑन, कि लीविंग अ लेगेसी। क्या एक चीज़ है जो जब आप ग्रो कर रहे थे एज अ सन या एज अ मर्द आपसे एक्सपेक्ट किया जाता था, या आपको फील हुआ कि मेरे से एक्सपेक्टेशन, आपने वो एक्सपेक्टेशन अपने बेटों से नहीं की या उन पे ये प्रेशर नहीं डाला? कोई एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आप इतने कॉन्शियस हो? मेरे ख्याल से तो मेरे घर वालों ने कभी मुझसे कोई एक्सपेक्टेशन लगाई नहीं। आई ऑलवेज हैड अ फ्री हैंड व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, और मैं बहुत एक्सपोज था यंग एज में, स्ट्रीट स्मार्ट था, एंड हम डिफरेंट थे। हाँ, तो नहीं, कभी भी मुझे तो बल्कि बहुत इंडिपेंडेंस थी कुछ भी करने के लिए लाइफ में, और कभी कोई चीज़ फोर्स नहीं की। आई थिंक हम थोड़े से फोर्सफुल रहे हैं अपने बच्चों की तरफ, बट फॉर देयर बेटरमेंट। जैसे मेरे घर में 3-4 चिड़ियाँ हैं छोटी छोटी, एकदम से आपने सोचा होगा ये वहाँ कहाँ चला गया, वो उसके पिंजरे में शोर मचाती रहती है, चैं 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 करती रहती है। उनको बाजरा भी मैं ही देता हूँ, पानी भी मैं ही देता हूँ। अब वो चैं 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 करती हैं, कभी कभी पिंजरे के पास आके चोट से पकड़ के पिंजरा खोलने की कोशिश करती हो। मैं देख रहा होता उसको बैठा हुआ लाउंज में से, मैंने कहा बेटे नहीं खोलो, जैसे ही उड़ोगे ना पिंजरे से निकल के, जो आपको कैद खाना लग रहा है 1 मिनट में उचक लिए जाओगे, कोई चील या कौवा पकड़ के ले जाएगा। तो जो आपको कैद खाना लग रहा है वो तुम्हारी बेहतरी के लिए ही है। बच्चों को कह रहे हैं आप अभी। जो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं, जबकि आपको कोई उसकी बार्स नज़र नहीं आ रही आपके गिर्द,
मगर वो बाउंड्रीज जो हैं वो तुमको प्रोटेक्ट करने के लिए हैं। अगर उन सेट ऑफ रूल्स में रहोगे जिसमें फर्मा बरदारी भी शामिल है, तो गाइडेंस भी मिलती रहेगी, टाइम टू टाइम हेल्प भी मिलती रहेगी, सपोर्ट भी मिलती रहेगी, इमोशनल भी, फिजिकल भी, फाइनेंशियल भी। एंड व्हेन यू आर कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट ऑन इन योर लाइफ, डू व्हाट यू लाइक, अल्लाह जाने तुम जानो। और असूलन तो तुम्हारी भी जिम्मेदारी है कि तुम अपनी नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग को ऐसा ही बनाओ या बनाने की कोशिश करो। दैट्स योर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट्स योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट्स योर नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी बोल दो। हम हमेशा बात करते हैं औरतों की रिस्पेक्ट करना, बीवी की रिस्पेक्ट करना, लेकिन अगर प्रैक्टिकल टर्म्स में हम देखें तो क्या 2-3 एक्शंस हैं विच अगर कोई बंदा कर रहा है तो येस वो ट्रूली अपनी बीवी की या एक औरत की रिस्पेक्ट कर रहा है? एक तो माशरे में औरत के हुकूक हैं, बुनियादी हुकूक। एक अब आप उससे एक स्टेप आगे आ जाते हैं तो बीवी के हुकूक हैं। तो मैं समझता हूँ सिर्फ ख़वातीन से अच्छी तरह रिस्पेक्टफुली बात करने से ज़्यादा बड़ी चीज़ है कि आप उनके हुकूक उनको पूरे दें, जो भी माशरती तौर पे, घर गृहस्थी के तौर पे उनके निकलते हैं आपकी तरफ। तब आप ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं बनस्बत सिर्फ रिस्पेक्टफुली बात करने से। अगर मैं घर में रिस्पेक्टफुली बात कर रहा हूँ और बाहर कुछ और कर रहा हूँ जाके, तो मैं उस रिश्ते को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, ना अपनी बीवी को रिस्पेक्ट दे रहा हूँ। तो आई थिंक उस चीज़ को प्रोटेक्ट करना जो है रिस्पेक्ट देना है। आप अल्लाह की किताब को ऊपर रख दें मगर उसकी बात को रिस्पेक्ट ना दें, तो आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड कॉम्बिनेशन। आपने एक जगह कहा कि मैं नेशनल ट्रस्ट के लिए और भी बहुत से काम कर रहा हूँ। क्यूरियस क्या काम कर रहे हैं? आई डोंट नो द वे आई हैव डेवलप्ड, लाइक वेयर ऑल आर यू इन्वॉल्वड, जिसके बारे में हमें नहीं पता, जिसका कुछ जब भी कोई नेशनल इंटरेस्ट की रिलेटेड चीज़ें होती हैं, चाहे वो अर्थक्वेक हो, कोई सोशल वर्क हो, कोई आपके पाकिस्तान में कोई नेशनल इंटरेस्ट की चीज़ हो रही हो, तो दे यूजुअली टेक मी ऑन बोर्ड। एंड इसमें चाहे मोटिवेशनल फैक्टर हो, कहीं जाके नेशनलिज्म पे मोटिवेट करना हो। दिस हैपन टू मी वंस दैट कि जब हमारे रेंजर्स की तरफ से जब उनकी नया सेटअप आया अपना कराची में 2-3 years बैक, तो दे इनवाइटेड मी एंड उनको पता था कि व्हाट आई डू, और उन्होंने मुझे कहा कि हमारा ये इवेंट है पाकिस्तान का 14 अगस्त का, और आप फ्री हैंड है आपको। आप वो इवेंट था, म्यूज़िकल इवेंट था पूरा, जिस तरह होता है म्यूज़िकल प्रोग्राम वगैरह। उन्होंने कहा आपको फ्री हैंड है, यू हैव 10 minutes एंड यू कैन टॉक अबाउट पाकिस्तान एंड नेशनलिज्म ऑन योर ओन, नॉट स्क्रिप्टेड, वी ट्रस्ट योर जजमेंट। So that was a big thing for me. So when I came on stage, मेरे लिए ऑनर की बात थी। I came on stage and I spoke about nationalism and about the sacrifices of our institutions and about Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah Rahmatullah alayh, and about our national responsibilities and about our country Pakistan, कि हम उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। And then when I stepped off the stage, then the anchors came on stage and the program started. उसके बाद सब कुछ होना शुरू हुआ। तो ऐसे ऐसे मौके मिलते हैं। मैंने प्राइम मिनिस्टर फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी 5 साल कंडक्ट की इस्लामाबाद से, लाइव जो होती है, 5 years। तो इस तरह की चीज़ें ऑटोमेटिकली आती हैं मेरी तरफ। एंड वो जो नेशनल इंटरेस्ट वाला स्पार्क है, आई सपोज आपको मुझसे बात करके अंदाज़ा होगा दैट्स मेरे अंदर है आपके, तो वो तो यू नेवर नो, कल को मैं आई डोंट नो, हो सकता है किसी पॉलिटिकल इंडेवर में आपको नज़र आऊँ या वो डायरेक्शन चूज़ करूँ आगे, और जहाँ मुझे लगे कि मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ अपनी प्रेजेंस को, नहीं अपने सर्विस को, तब मैं उसका पार्ट बनूँ। क्योंकि करप्शन आपने करनी नहीं है, उल्टे सीधे पैसे आपने कमाने नहीं है, तबीयत में ही नहीं है तो कर ही नहीं सकते। पॉलिटिकली कैसे सर्वाइव करेंगे आप जब आपने करप्शन नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, अपना वादा वफा करना है, ये सब तो नहीं होता ना। देखें, ये मैं बहुत से लोग प्रोग्राम देख रहे होंगे, ये तो मैं कहता हूँ उनके लिए उनका काम है। ये जगह बनाओ, और कहते हैं ना कि आप मुहिब्बे वतन पैदा नहीं कर सकते आप, मगर जो हो उसको ज़रूर सस्टेन करो, क्योंकि वो असासा है तुम्हारे मुल्क का। सही बात है। तो ऐसी जगह बनाएं कि जो लोग सिंसेयर हैं अपने मुल्क के साथ, वो सर्व करें लोगों को आके। और इस वक्त बहुत ज़रूरत भी है, गुंजाइश भी है कि अच्छे लोग अच्छे बैकग्राउंड से आके यू कैन डू एनीथिंग, यू नो। मैं तो आपको पता है जब फेमस होते हैं तो आपकी रिसोर्सेज भी होती हैं, ताल्लुकात भी होते हैं। तो अभी भी ऐसे बहुत सारे काम करता हूँ विच आई डोंट लाइक टू मेंशन हियर, कि मुझे नज़र आता है बेचारा फंसा हुआ है, इसको निकाल दो उस चीज़ में से, इसको उससे कनेक्ट करा दो, उसका भला हो जाएगा। जो बहुत सारे स्टेट लेवल के काम होते हैं, हो जाते हैं, तो वो तबीयत में, माई सन नोज अबाउट दैम, बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होता हूँ। तो आई डोंट नो व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स, बट आई एम श्योर कि इट्स नॉट जस्ट
something that I'm already doing. Yes, not just acting. It's more than that. So आपने पॉलिटिक्स भी ज्वाइन की थोड़े अरसे के लिए, अभी रिसेंटली तो हम आपको एक्टिव नहीं देख रहे हैं सच, लेकिन जो कुछ भी हुआ उससे डिसअपॉइंटमेंट हुई होगी, आपका क्या व्यू है अभी हमारे पॉलिटिकल सिनारियो पे? आप बिकॉज यूथ तो ऑलमोस्ट डिस्कनेक्ट हो चुकी है एक्चुअली, आई वुड से एक एवरेज पाकिस्तानी ने तो छोड़ ही दिया सवाई न्यूज़ पे अपडेट लेने के लिए, होप ख़त्म हो चुकी है, हम शायद शायद उसमें आगे बस चल रहा है, अल्लाह के सहारे पे चलता रहेगा। आपको उम्मीद है? आप क्या सोचते हैं, आप कैसे देखते हैं? बिकॉज यू ऑल्सो मोर लेस वेंट थ्रू द सेम प्रोसेस। देखें, मैं सिर्फ अपने लोगों को ही मशवरा दूंगा, जिसमें यूथ भी शामिल है, कि कोई भी कंक्लूजन निकालने से पहले, जज करने से पहले, हो सकता है कि तुम अगर इसको एक दूसरे एंगल से देखो तो तुम्हें समझ में आए। क्योंकि जब आप उस अरीना में हैं नहीं तो शायद आप पूरी तरह डायनामिक्स को समझ नहीं पाते, तो उसमें आप जज कर जाते हैं। क्योंकि जितने आप यंग होते हैं उतने आप ज़्यादा इमोशनल भी होते हैं, बहुत जल्दी ब्लैक एंड वाइट में पड़ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें ग्रे भी होती हैं। तो इन चीज़ों को इतना जल्दी गिव अप ना करें और अपने मुल्क के साथ होप रखें, अपने इंस्टीट्यूशंस के साथ होप रखें। इतने सालों से आपका मुल्क चल रहा है, न्यूक्लियर पावर है, इतनी पावरफुल आपकी आर्म फोर्सेस हैं, आपके दुनिया में एक नाम है, आपकी इतनी बड़ी एयरफोर्स है, आर्मी है आपकी, आप इतने एक ऐसे वैसे मुल्क नहीं हैं आप दुनिया में, आपका एक नाम है। तो डोंट गिव अप लाइक दैट और होप रखें, थिंग्स विल गेट बैक बेटर। पॉलिटिकल टर्मोइल फेजेस आते हैं लाइफ में और अपना रोल तो प्ले करें ना, आप छोड़ के बैठ जाओगे इस तरह, चाहे कहीं भी रहो, मैं कहना ज़रूरी नहीं कि पाकिस्तान में रहो, बाहर भी रहो, अपने मुल्क से मोहब्बत करो, मुल्क को ऐसा मत देखो कि कोई होप नहीं है, ऐसा मत देखो, दैट्स अ रॉन्ग अप्रोच। होपफुल होना चाहिए हमेशा। शुरू में जब इंडस्ट्री में आप आए थे, कोई किस्सा, कोई वाकया, कोई अच्छी बात मज़े की सुना सकते हैं? हुमायूं सईद, अदनान सिद्दीकी, एजाज, आप सब लोग साथ होते थे, यू जॉइंड एंड यू नो व्हाट वर द डायनामिक्स लाइक? कुछ नहीं, मैं तो अक्सर बोलता हूँ, मैं पहले भी मैंने इंटरव्यू में बोला था। नहीं, मुझे तो कोई नई बात सुनाए आप। आपको पता है मैं कौन सी बात करने वाला हूँ? 2000 में जब हम लोग नया नया काम चलना शुरू हुआ था, मरगिला वाली किस्सा नहीं सुना मैंने, मरगिला वाला किस्सा नहीं सुना मैंने यार। उस वक्त लाइक हाउ वाज मीटिंग हुमायूं सईद फॉर द फर्स्ट टाइम जब आप मिले? हुमायूं तो वेरी, कहाँ मिले थे आप उनसे? हुमायूं से मैं आपने पहले से काम कर रहे होंगे ना? हाँ, हुमायूं से फर्स्ट टाइम मिला था जब मैंने एक ड्रामा हमने किया था, दूसरी दुनिया, अमेरिका में शूट हुआ था 1998-99 में, और 3 महीने हम वहाँ थे। और उसमें एक मेन कैरेक्टर था, हाँ मेन कैरेक्टर था उस ड्रामे का, सबसे मेन था, उसका नाम था के जो कैरेक्टर था, मेन कैरेक्टर नेगेटिव रोल था, आप थे वो मैं था। ठीक है। तो उसमें हुमायूं भी था, सादिया भी थी, और वो सुल्ताना सिद्दीकी साहबा ने डायरेक्ट किया था यूएस में। वहाँ मैं हुमायूं से फर्स्ट टाइम मिला था। और हुमायूं की मिसेस से भी, भाभी जो हैं, वंडरफुल पर्सन, समीना भाभी जो हैं, तो वहाँ मेरी दोस्ती हुई थी। तो हुमायूं तो जैसा पहले था आज भी वो वैसे ही है, बिल्कुल वैसे ही है, बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है। आई थिंक इज काफ़ी डाउन टू अर्थ, हम्बल, नहायत टैलेंटेड है, और आई एम ग्लैड टू सी हिम वेयर ही इज़ टुडे। ही इज़ वर्कड हार्ड, कम अ लॉन्ग वे, और ही इज़ अ गुड गाय। हम समझता हूँ कि बहुत उसने एफर्ट करके अपने आप को, इज़ केप्ट हिज फीट ऑन द ग्राउंड, वरना अक्सर इधर उधर हो जाते हैं लोग। उससे बहुत कम अचीवर्स को मैंने क्रैक होते हुए देखा है। क्रैक मतलब मैं वो वाला क्रैक नहीं कह रहा, वो जो क्रैक जो शीशे पे पड़ता है, वो वाले क्रैक होने में देखा है, जो सस्टेन नहीं कर पाते हैं अपने आप को। करना चाहिए। बट आप सब जब यंग एक्टर्स कर रहे थे काम, तो कोई किस्सा, कोई किसी ड्रामे पे हो गया या किसी जगह मज़े कर रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं, किसी को तंग कर रहे हैं, क्या होता था? मैं तो बहुत चेंज हो चुका था उस वक्त। बेचारे तो कह रहे थे ये इंटरेस्टेड ही नहीं होता है, पता नहीं करते थे। मुझे याद है यूके में ड्रामा शूट कर रहे थे, उसमें भी बहुत बड़ी टीम थी हमारी, तो हम लोग बॉलिंग शोलिंग खेलने चले जाते थे। तो मुझे तो आती नहीं थी, मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा गया था। तो उस वक्त भी सबको ट्रांसफॉर्मेशन का पता था कि चेंज हो गया। तो मैंने जब फर्स्ट टाइम बॉलिंग खेलना शुरू की ना, तो जब मारो तो वो स्ट्राइक हो जाए। फर्स्ट टाइम जहाँ लोग वो बॉलिंग करें तो वो ट्रैक से निकल के चला जाए, तो सारी स्ट्राइक हो जाए, तो मैं इनाम जीत गया। तो मुझे कहते हैं कि तुम इनाम इसलिए जीते हो कि वो तुम्हारे साथ है। ऐसा भी हुआ था। तो वो इस तरह के काम हो जाते थे। तो वी यूज्ड टू हैव फन। पहले तो बहुत होता था कि बाहर जाते थे मुल्क से, 2-2 महीने ठहरते थे मुल्क से बाहर। अब तो बहुत कम हो गया। हाँ, बहुत सारे होते थे, इतने सारे। यूके, पता नहीं, ऑस्ट्रेलिया, दुबई तो मेरे ख्याल में 50 मरतबा गए होंगे। दुबई, जॉर्डन, मॉरिशस, यूएसए, पता नहीं कहाँ जाके हमने क्या क्या किया है। बहुत कुछ देखा है।
अब तो इतना बाहर आजकल जाने कुछ- का आजकल आप कितने ड्रामे कर रहे हैं? 9, 5, 6 कौन सा नंबर है? पता नहीं 5-6 कर रहे होंगे 5-6 एक साथ कर रहे अच्छा हैं। कर रहे थे। किसी में कम काम होता है, किसी में ज़्यादा काम होता है। अभी वो इतने इकोनॉमिक ओरिएंटेड मामलात हो गए हैं, थोड़ी सी पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन भी थी, आपको पता है कि वो चीज़ों, क्योंकि हम यहाँ हर चीज़ हमारे पास इम्पोर्टेड है, तो जो चीज़ भी इम्पोर्टेड होती है वो डॉलर से वो कर जाती है। तो अब रुपीस में कमाते हैं, डॉलर में ख़रीदते हैं उस रेट पे, तो वो यू हैव टू वर्क इन वॉल्यूम्स टू हैव अ कंफर्टेबल लाइफस्टाइल। तो वो आपको फिर वॉल्यूम पे काम करना पड़ता है। तो से आई डोंट नो कि कल क्या है, कल है नहीं है, किस जगह आपको अवार्ड मिलेगा, कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट आएगा। कभी कोई फिल्में भी आई हुई हैं 1-2 इन पाइपलाइन है, जिनमें हो सकता है कि काम किया जाए। तो बस आई टेक इट एज इट कम्स, मेक अ डिसीजन एंड फॉरगेट अबाउट इट एंड मूव ऑन। एंड जब भी सिचुएशन होती है, ट्राई एंड मेक द बेस्ट ऑफ इट, बस सिंपल इज़ दैट। आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम का। आई होप कि आपका इंटरव्यू आपके काम का हो गया हो, मुझे तो क्योंकि बड़ा हमने मजा बहुत आया। सीरियस बातें कर ली हमने। मेरे इंटरव्यू सीरियस ही होते हैं। जब आप अच्छा। शुरू में कुछ बोल रहे थे तो मैं खामोश थी, मैंने कहा पता नहीं इंटरव्यू किस टाइप पे जाएगा, लेकिन मेरे इंटरव्यू सीरियस ही होते हैं और मैं इसी तरह से लाइफ रिलेटेड क्वेश्चंस ही बात करती हूँ। तो मुझे लगता है मेरी ऑडियंस को भी अच्छा लगता है। हमारी ऑडियंस अब हो गई है आदत, वो दे लुक फॉरवर्ड टू इट। जैसे आपने कहा बाकी सब बातें करने के लिए और बहुत से लोग हैं, तो हम इस पे बात करते हैं। एक चीज़ मैं एंड में बस ये कहना चाहूँगा कि ऑफ कोर्स आई एम अ पार्ट ऑफ दिस फ्रेटर्निटी एंड आई बीन अ पार्ट ऑफ दिस फ्रेटर्निटी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और एक 2003-4 में हमारा एक बड़ा सीरियस कार एक्सीडेंट भी हुआ था, जिसमें आई रियलाइज्ड कि सबसे पहले फ्रेटर्निटी वाले ही आए थे मेरे पास हॉस्पिटल। दैट वाज द टाइम व्हेन आई रियलाइज्ड कि दे आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव लोग हैं, स्पेशली व्हेन अदर पीपल आर इन ट्रबल। तो द ओनली थिंग आई वुड लाइक टू से इज़ कि हर एक इंसान की एक जर्नी होती है कहीं भी पहुंचने के लिए। तो उस जर्नी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होंगी जो प्रोफेशनली सूट करती हों, ना करती हों, नॉर्म्स को सूट करती हों, ना करती हों। बट व्हेन यू रीच अ सर्टन पॉइंट, अ पिनिकल इन योर करियर, तो हम उसको प्रोफेशनली ही असेस करके डील करें उससे, और किसी और तरीके से असेस ना करें। डोंट टेक एनीथिंग एल्स सीरियसली। अगर आपके मेयार का है और जस्टिफाई करता है तो उसको हायर करें और लें, एंड कीप इट लाइक दैट। दैट्स द बेस्ट वे टू डील विद इट। नथिंग पर्सनल, ओनली प्रोफेशनल। चलें, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वी लुक फॉरवर्ड टू कीप सीइंग यू ऑन द स्क्रीन। एंड एज यू सेड, यू नेवर नो कि अब आगे जाके हमें क्या न्यूज़ मिले। वो ज़िंदगी के किसी भी एरिया से रिलेटेड हो सकती हैं जहाँ आप कुछ करते हुए नजर आए हमें, तो हम आपको उसमें भी बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं। थैंक यू। एंड अल्लाह आपको ऐसी कामयाबी देता रहे और आगे आपकी राह को ऐसे ही क्लियर करता रहे। Thank you. But thank you so much for your time. Thank you. You Pleasure. take care of yourself and Allah Hafiz.